बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज बुध की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, आज आपसे मैंने बात करनी है चीज़ों के गलत इस्तेमाल की, मिसयूज़ करने की। देखें, अगर आप एक सर्टन चीज़ को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी चीज़ को बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं या उसका गलत यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। सिंपल सा एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। बिजली का एक सॉकेट है, आप बिजली के सॉकेट के अंदर प्लग लगाते हैं तो आपकी जो भी डिवाइस, जो भी आपकी कोई चीज़ होती है वो चल पड़ती है, उसमें बिजली आ जाती है। लेकिन उसी बिजली के सॉकेट के अंदर अगर आप अपनी उंगली डाल देंगे तो आपको करंट लग जाएगा और आपको उससे नुकसान पहुँचेगा। सो बात यह है कि एक चीज़ जो किसी भी इंसान के लिए टेक्निकली बड़ी अच्छी हो लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ करें तो वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत से डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं और मैं चाहूँगी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की मैं आज बात करूं। आग की अगर हम बात करें तो आग खाना पकाने में, जगह को गर्म रखने के लिए, बहुत से मामलात में हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन अगर वही आग किसी के घर में लग जाए या किसी की प्रॉपर्टी को लग जाए या गाड़ी को लग जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी क्रिएट कर सकती है। इसी तरह मैं दवाई की बात करना चाहूँगी क्योंकि दवाई का हमारे मुल्क में बहुत मिसयूज़ होता है और इस पर हमने पहले प्रोग्राम भी किया और इस पर डिस्कशन भी की कि दवाई भी इंसान को शिफा देती है और एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। लेकिन अगर आप गलत दवाई का इस्तेमाल करते हैं या दवाई का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वही दवाई आपको नुकसान पहुँचाती है। अब आइबुप्रोफेन की अगर हम बात करें तो ये ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म का पेन किलर होता है। उसका ऑब्वियसली नाम जो मार्केट में जिससे बिकता है वो फ़र्क बात है। सॉल्ट इज़ आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन बाहर भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है डिफरेंट नामों से। अब उसके जो पेन किलर होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको असर कर देता है तो लोग क्या करते हैं कि हर छोटी मोटी चीज़ के लिए उस दवाई को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सर में दर्द है उसको खा लिया, पेट में दर्द है खा लिया, और बहुत ज़्यादा इस दवाई का इस्तेमाल आजकल हम देख रहे हैं पेन किलर का। उससे होता ये है कि आपके गुर्दों पे और आपके जिगर पे भी असर पड़ता है। जहाँ पे वही दवाइयाँ आपको तकलीफ़ से निकालती हैं, जब आप उनको बेतुका बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बीमारी की तरफ ले जाती है, बीमारी से निकालने के बजाय। ज़बान की अगर हम बात करें, अल्फाज की बात करें तो अच्छे अल्फाज इंसान का दिल जीत जाते हैं, आपको बड़े से बड़े मसले से निकाल लेते हैं, आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं आपके अल्फाज, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं। लेकिन गलत और सख्त बातें रिश्तों को तोड़ देती हैं और रिश्ते बर्बाद कर देती हैं और आपकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकती हैं। वक्त का सही और गलत इस्तेमाल, आज का जो हमारा प्रोग्राम है एक्चुअली हम उसमें अपने वक्त को, अपने टैलेंट को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आप ना सिर्फ अपने टाइम के सही इस्तेमाल का फ़ायदा उठाएं इमोशनली या अदरवाइज़ आपको उसका बेनिफिट हो, लेकिन वक्त के सही इस्तेमाल से आप अपने आप को फाइनेंशियल यानी कि पैसों का भी फ़ायदा दे सकते हैं। आज हमारे साथ दो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, एक जो इनका ताल्लुक़ जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया की दुनिया से है, सोशल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल दुनिया से रिलेटेड। फिर एक और एंटरप्रेन्योर हमें ज्वाइन करेंगे जिन्होंने जो हाथ से बनी हुई चीज़ें और वेरियस डिफरेंट डेकोरेटिव चीज़ों से उन्होंने एक बिज़नेस का आगाज़ किया। सो बात यह है कि व्यूअर्स, वक्त को सही तरीके से यूज़ करें तो आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, पैसों का भी फ़ायदा, अपनी सोशल सेटिंग्स का फ़ायदा, बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा। लेकिन वक्त का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिन गुजरते चले जाते हैं और आपके ऊपर पुरानी चीज़ों का बैकलॉग बढ़ता चला जाता है। खाने की अगर बात करें, स्पेशली जंक फूड की अगर बात करें, तो खाना तो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सेहतमंद इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है तो वो मोटापे या ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। अगर एक परफेक्टली सेहतमंद इंसान ओवर डाइटिंग करके और अपनी जो है खुराक को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है तब भी अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। फिर अगर हम जंक फूड की बात करें, खाने को तो बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी, नेचुरल, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो फ़ायदे में रहते हैं। जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी की तरफ जाते हैं। और अगर साफ़ सुथरा बना हुआ खाना ना हो तो वही खाना जो आपको शिफा देता है, जो आपको हिम्मत देता है, जो आपकी सेहत को बरकरार रखता है, वही आपको नुकसान की तरफ ले जाता है। फिर गाड़ी, बाइक वगैरह की अगर हम बात करें व्हीकल की, अब गाड़ी, बाइक ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। लेकिन
तेज़ रफ्तार या बेहतियाती से अगर आप अपनी सवारी का इस्तेमाल करते हैं तो ये दूसरों के लिए और आपकी ज़ात के लिए बहुत ख़तरनाक बन सकती है। और फिर मैं बात करूँगी इंटरनेट और सोशल मीडिया की। व्यूअर्स, हम सोशल मीडिया को अगर एनालाइज करें तो ये बेसिकली हमें दुनिया से जोड़ती है, मतलब नॉट जस्ट हमारे हमसाए और इर्द गिर्द के लोग, बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों के लोगों से भी हमें कनेक्ट करती है, हमें नॉलेज देती है, हमें अवेयरनेस देती है। डिजिटल दुनिया के थ्रू अगर आप एआई सीख लेते हैं, कोडिंग सीख लेते हैं, तो आप अपना एक बड़ा सक्सेसफुल करियर भी बना सकते हैं इससे। सोशल मीडिया के थ्रू ही आप अपने आप को एज अ मीडिया पर्सनालिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहले लोग टीवी के और फिल्म के और स्क्रीन्स के मोहताज होते थे, अब सिर्फ आपको एक मोबाइल, किसी भी डिवाइस की स्क्रीन चाहिए। लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, एंड्रॉयड, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता और आप कंटेंट क्रिएट करके अपने आप को एक बड़ी कामयाब पर्सनालिटी बना सकते हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने से आप पैसे कमाते हैं अगर वो मोनेटाइज हो जाए। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब हम इसी इंटरनेट और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो जब 24 घंटे हम अपने फ़ोनों पे और डिवाइसेस पे लगे रहते हैं, अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब भी करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को भी तंग करते हैं और उसके साथ साथ अपना वक्त और अपनी हज़ार और चीज़ों को वेस्ट कर रहे होते हैं। फिर इसी सोशल मीडिया के ऊपर जिस पे आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, लर्निंग की तरफ जा सकते हैं, ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, यही सोशल मीडिया अगर आप नेगेटिवली यूज़ करें, लोगों को डैमेज करने के लिए, लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करके, तो ये फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मसला सिर्फ मिसयूज़, ओवर यूज़ और गलत तरीके का होता है। अगर आप समझदारी और बैलेंस के साथ एक चीज़ को इस्तेमाल करें तो आप बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। अब कल ही ज़ैनब गोंदल और मैंने एक वीडियो बना के मेरे सोशल मीडिया पे लगाई एक इशू से रिलेटेड, कि भाई कि सोशल मीडिया पे हमने यूट्यूब पे एक वीडियो लगाई, उस वीडियो पे हमने मतलब ज़ैनब गोंदल ने अपनी कुछ वेट लॉस की और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करी और कुछ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर की। किसी ब्रांड ने एवं ही हमारी वो उस वीडियो को चोरी कर लिया मेरे यूट्यूब के चैनल से और उस पर अपनी ब्रांड का इश्तिहार लगा के चलाना शुरू कर दिया। अब बात यह है कि ये मिसयूज़ है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है और इन चीज़ों की वजह से दूसरा भी डैमेज होता है और जो बंदा इस तरह का काम करता है उसके ऊपर केस हो सकता है, FIA को रिपोर्ट किया जा सकता है, हज़ार और चीज़ें हो सकती हैं। सो बात यह है कि किसी भी चीज़ का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे, लेकिन अब जब चीज़ों का आप गलत इस्तेमाल करते हैं या ओवर यूज़ कर देते हैं, देखें आप अपने जिस्म को भी अगर देखें, अगर आप एक्सरसाइज की बात कर लें, चहलकदमी की, फिटनेस की बात कर लें, तो अगर आप दिन में एक दफ़ा 45 मिनट से लेके 1 घंटा किसी भी किस्म की वर्जिश करें और अपने आप को सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लेके जाएं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप दिन में 4-4 घंटे एक्सरसाइज करेंगे और खाना भी नहीं खाएंगे और अपनी खुराक को भी मिले मुझे बॉडी बनानी है और आप अपनी बॉडी को टॉर्चर करेंगे, तो वही एक्सरसाइज जो है वो आपके मसल्स को भी डैमेज करेगी, आपकी सेहत को भी मुतासिर करेगी। तो व्यूअर्स, कोई भी चीज़, ये पानी जो पीने में बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, ये ज़िंदगी का एक साइन है, ज़िंदगी का एक सोर्स है। इस पानी में डूब के इंसान मर भी जाता है, राइट? सो द राइट यूज़ ऑफ थिंग्स एंड द रॉन्ग यूज़ ऑफ थिंग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्लेटफॉर्म ले लें मॉर्निंग एट होम का, इस प्लेटफॉर्म पे हम हर वक्त ही हल्ला गुल्ला मजाक फनकारियाँ भी कर सकते हैं और हम इस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, हमारे मुल्क के जो मसाइल चल रहे हैं उनको हाईलाइट करके उनके हल की तरफ जाने के लिए, जॉब्स के बारे में, सेहत के बारे में, तालीम के बारे में, हम इन चीज़ों पे अक्सर औकात अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना करें, इसको मिसयूज़ ना करें, किसी को डैमेज ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मेरी भी एज एन एंकर पर्सन एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट आपकी नज़र में बने कि अगर आप जुगन आप ही कहते हैं, अपना घर वाला कह के, अपने फैमिली मेम्बर समझ के एक बहन का टाइटल और रिस्पेक्ट देते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि फिर मैं भी आपको सही किस्म की प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करूं, मैं आपके ट्रस्ट को मिसयूज़ ना करूं और बेतुकी चीज़ें ना करूं, अपने किसी एजेंडा को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म को ना यूज़ करूं। ये मिसयूज़ के ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें। सो व्यूअर्स, आज हम इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स ये भी गाइडेंस लेंगे कि अगर इंसान किसी भी सर्टन फील्ड्स के अंदर अपना काम, अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। आजकल व्यूअर्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ नौकरियों पे गुजारे नहीं चलते और नौकरियां अब तो ऑलमोस्ट, ये तो नहीं कहूँगी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन नौकरियाँ काफ़ी कम हो गई हैं। कंप्यूटर, डिजिटल दुनिया, AI वगैरह ने बहुत सी चीज़ें रिप्लेस कर ली। सो अगर नौकरियाँ भी कम हैं तो फिर किस तरीके से आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं और अपने आप को
अपना बॉस बना सकते हैं, इस पे भी हम आज बात करेंगे। लेकिन किचन में हमारे साथ शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। अच्छा शेफ़ तैयबा, आज का हमारा टॉपिक, इसके बारे में आप क्या कहें? जुगन, वैसे तो आपने माशाल्लाह बहुत इसको एलैबोरेट कर दिया है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ जो कि सेफ़्टी पर्पज़ के हवाले से भी है, यूज़ और मिसयूज़ और उसका नुकसान, उसके हवाले से ऐड करना चाहूँगी कि आजकल जिस तरह विंटर्स में गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, सुई गैस का भी, और अगर हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी, तो उसका यूजेज तो हमें पता है कि हमने उससे जो है वो अपना रूम गर्म कर लिया हीटर वगैरह ऑन करके, या फिर जो है खाना बना लिया किचन में, लेकिन आप उसको बंद करने की सेफ्टी से लेके एंड तक जो है सोने तक आप ये चीज़ तसल्ली कर लें अगर कि हमने जो है इससे फ़ायदा तो उठा लिया, लेकिन इसके नुकसान जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज होता है कि अगर आप खुली रह जाए, गैस ऑन रह जाए, तो प्लीज़ ये मेरा मैसेज है आज सबके लिए कि उसको रात में कोई एक बंदा जिम्मेदारी ले ले कि इस बंदे ने जो है उसको बंद करना और है। इसी के साथ जान जी, गैस का इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए। जब आप गैस के हीटर्स को ऑन छोड़ के घरों से भी बाहर चले जाते हैं, ऐसे ही। अब ये सुई गैस का भी गलत इस्तेमाल है। ना आप हैं ना आपने वहाँ पे होना है, आप 2.5 घंटे के लिए जा रहे हैं, 3 घंटे के लिए जा रहे हैं। देखिए बंदा 15 मिनट के लिए कहीं बाहर निकल के आए, समझ आती है। देन लोग सुई गैस के सिलेंडर्स अपने बेडरूम्स में लग के उसके हीटर्स ऑन कर देते हैं। एक और मेजर चीज़ देखें, हर चीज़ का एक यूज़ और एक पर्पस होता है। लोग क्या करते हैं कि गैस के वो जो पाइप्स होते हैं उनके साथ लगा देते हैं एक चीज़ जिससे गैस की स्पीड तेज़ हो जाती है। वो भी गलत इस्तेमाल है, क्योंकि गैस इतनी स्पीड से आती है कि कभी कभी चूल्हे और सिलेंडर फट जाते हैं फिर। सो इस वजह से प्लीज़ चीज़ों का सही इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी मत करें। राइट, किचन में अभी आते हैं ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। किचन में शेफ़ तैयबा आज क्या बना रही हैं, तैयबाज़ किचन, ये तो ब्रेक के बाद पता चलेगा। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ तैयबा के किचन में और आज मेरी जिम्मेदारी सिर्फ फ्राई करने की होगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मुझे वो जो कहते हैं ना भूननी पड़ती हैं चीज़ें और चीज़ें उछल रही होती हैं तो आप लोग तो किचन में हैं, अगर 2-4 छींटे कपड़ों पे आ गई तो खैर है, मैंने उसके बाद जाना होता है वापस गेस्ट से बात करने के, तो सालों सालन हाल ज़रा ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। और आज वैसे भी क्योंकि सर्दी है, मौसम भी कुछ ऐसा है, तो कुछ ऐसी चीज़ आज हम बना रहे हैं व्यूअर्स जो टी टाइम स्नैक में बड़ी मज़े की होती है। और सच्ची बात बताऊं कि अगर इसी चीज़ को आप राउंड फॉर्म में बनाएं तो इसके बड़े मज़े की कड़ी भी बनती है। बिल्कुल ऐसे। तो हम क्या बना रहे हैं? हम आज बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, और इसको हम 2 वेरिएशंस में बना रहे हैं क्योंकि 2 तरह ही ये बनता है। ठीक है, एक हम स्लाइस के ऊपर लगा के इसको बनाएंगे और दूसरा जो अच्छा, है वो जो खोल के बेसन वाले जिस तरह से ऑलमोस्ट सैंडविचेस बनाते हैं कि वो ब्रेड के ऊपर लगा के आलू की लेप, उसके बाद उसको बेसन में डिप करके पकौड़ा स्टाइल। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा तरीका दूसरा जो है वो हमने जिस तरह ये पीठी को 2 जगह पे शिफ्ट किया हुआ है, तो इसमें हम ब्रेड के स्लाइसेस एजेस उतार के वो इसमें डाल के उसको हम मिक्स करके तो फिर डायरेक्टली हम फ्राई करेंगे, उसको हम बेसन नहीं लगाएंगे। मतलब ये 2 तरह से फिर डिफरेंट हो जाएगा, एक बेसन वाले और एक ऐसे। अच्छा, अब मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि यही आपने आलू के बनाए, उसके बाद आपने इसको बेसन में डिप किया, थोड़ा मैदे में डिप करके फिर बेसन में डिप किया, फिर आपने उसको फ्राई कर दिया, आपके ऑलमोस्ट जैसे पकौड़े बन जाते हैं ये आलू वाले। फिर इनको आप कड़ी में डाल के सर्व करें, बड़े मज़े के होते हैं। क्योंकि मैंने किसी के घर एक दफ़ा खाए थे, उन्होंने कहा था कि बेसिकली सोचो कि आलू के जैसे हमने मैश्ड आलू करके जिस तरह कटलेस नहीं होता ऑलमोस्ट, उस स्टाइल में उसको बना के डिप किया बेसन में। मैं समझी शायद आप वो भी बनाने लगी। नहीं, मैं वो नहीं बना रही। और आपसे जो मैंने स्पेशल काम करवाना है जो करना आज, वो है फ्राइज़ का, क्योंकि लास्ट एक शो में आपने बनाए और मुझे टेस्ट करवाए थे, मुझे याद है, तो बड़े ज़बरदस्त बने, तो इसलिए आपकी चीज़ें मैंने रेडी। इसमें सिर्फ आपने सॉल्ट ऐड करके मैदा लगा के तो आप इसको फ्राई करें 2 बैचेस में, 2 उसमें करेंगे। मैं जो है वो रेसिपी और चीज़ें बता देती हूँ। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा और इसके अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। डबल रोटी हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक जो है वो हस्बे ज़ायका है, और सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच है, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच है, बेसन 2 कप है, आलू 2 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बॉयल हैं, प्याज आधा किलो, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, अजवाइन आधा चाय का चम्मच और लीमू का रस 1 खाने का चम्मच। तो इसका मेथड जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो पीठी है आलू की जो बॉयल किए हुए, तो उनको अच्छी तरह मैश करके मैंने इसमें तमाम अज्जा जो आपको बताए हैं अभी मैंने रेसिपी कार्ड में, वो इसमें ऐड करके और इसका हम अच्छा सा जो है वो मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसको मैं अभी मिक्स करती हूँ दोनों को।
एक में जो है वो हम ब्रेड स्लाइसेस एजेस उतार के ऐड कर रहे हैं। इसको, इस मिक्सचर को हम जो है सिंपली ब्रेड को हम काट के उसके ऊपर अप्लाई करके, उसके बाद ये मैंने बेसन की स्लरी बनाई है। इसके अंदर भी सिंपल से सॉल्ट, मैंने सॉल्ट, स्पाइसेस सिंपल से ऐड किए हैं, सॉल्ट, सुरख मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने, और इसको अच्छे से पानी से जो है वो मिक्स करके तो ये रख लिया। अब हम ब्रेड को ये मिक्सचर लगा के आलू का इसको इसमें डिप करेंगे और साथ साथ हम इसको फ्राई करते जाएंगे। दूसरा जो तरीका है, ये पीठी मैंने अलग की है, इसमें हम ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो एजेस उतार के ऐड करके अच्छे से मिक्स करके, इसको हम बेसन नहीं लगाएंगे, सिंपली जिस तरह हम पकौड़ों के लिए फ्राई करते हैं उस तरह पकौड़ा शेप में जो है वो फ्राई करते जाएंगे। तो ये इसका तरीका है। तो इसको भी हम जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अब एक जो मैंने पहले भी थियरी आप लोगों के साथ व्यूअर्स शेयर की थी, आज भी फिर करूँगी। लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी आलू के जो आप रेडीमेड चिप्स लेते हैं ना वो ज़्यादा मज़े के होते हैं। वो ज़्यादा मज़े के इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्रिस्पी होते हैं। चिप्स को अगर आपने फ्राई करना है और उनको क्रिस्पी बनाना है तो मैदे वाली जो थियरी है वो बड़ी अच्छी तरह वर्कआउट करती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम आलू के जो पीसेज होते हैं वो इतने गीले होते हैं कि आप जब उस पर थोड़ा सा भी मैदा लगाते हैं तो वो बिल्कुल ही जैसे लेप सी बन जाती है। तो आपने डाला, उनको ड्राई किया, छाना, उसके ऊपर फिर एक दफ़ा आपने थोड़ा सा मैदा डाल के या कॉर्नफ्लावर डाल के उसको टॉस कर लिया और फिर कम पोर्शंस डालें। एक दफ़ा मैदे को उसके ऊपर अपनी वो होल्ड करने दे चीज़, उसके बाद चम्मच डालें। हम क्या करते हैं, फ़ौरन ही चम्मच अंदर डाल के ना उसको वो करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम अब अपने वो जो कटलेट स्टाइल चीज़ बना रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी है। इनको दोनों को हम बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जो कि यहाँ पे मैंने आपसे एक टिप भी लेनी है, आपने फिर शो में बिजी हो जाना है। तो देखें, हम सर्दियों में फ्राइड आइटम खाने से तो बात आ नहीं रहे, तो गला इतने बुरे तरीके से डिस्टर्ब होता है। और मैं आपसे ये स्पेशली इसलिए पूछ रही हूँ कि आपका काम ही बोलने का है, चाहे वो अपने चैनल्स के ऊपर हो या यहाँ पे है। तो मुझे बताएं कि आप अपने गले को कैसे मेंटेन रखती हैं डियर। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तो बात ये है कि हम लोग करते पता है क्या है कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें साथ खा लेते हैं। बिल्कुल। हम दूध पत्ती भी बना लेंगे, हम साथ में ये फ्राइड आइटम भी खा लेंगे। पॉइंट ये है कि अगर आप दो इस तरह ये आलू के अगर हम ये बना रहे हैं राउंड से या जिस भी शेप में बना रहे हैं, दो आप खा लें, एक खा लें, आपका गला आपको तंग नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, फ्राइड चीज़ खाते ही चले जाते हैं। बट अगर ये वाला इशू आए, अदरक, अदरक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बताऊंगी, ये आप ट्राई कीजिएगा। ये रिसेंटली मैंने ट्राई की थी जब पिछले दिनों मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। शहद, मुझे पता है नॉर्मली शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या करें कि थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल लें। अदरक का थोड़ा सा आपने जूस निकाल लिया, जैसे उसको वो कर लिया, जूस निकाला अदरक का, थोड़ा सा आपने काली मिर्च की चुटकी ली और एक चुटकी आपने हल्दी ले ली। ठीक है, ये आपने मिक्स करना है 1 टीस्पून या मतलब 1 टेबल स्पून शहद के साथ। अच्छा। और वो शहद आपने इतना गर्म करना है कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अपने जैसे ये स्पून है, स्पून के ऊपर आपने ऐसे करके चूल्हे के ऊपर उसको गर्म कर लिया, उसमें वो चीज़ें डाल के मिक्स किया और फिर किसी और चमचे में डाल के उसको निगल लिया, क्योंकि वो चमचा तो आपने गर्म किया हुआ ना, तो वो उससे बहुत ज़्यादा थ्रोट सूद होता है, उससे बहुत सूद होता है। और इसी चीज़ को आप पानी में डाल के आप बड़े आराम से उसका वो बना सकते हैं, एक कहवा। तो वो अगर आप सिप करें दिन में एक दफ़ा तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही वाली बात है, फ्राइड आइटम से जो इश्यूज होते हैं वो फ्राइड आइटम्स कम करने से ही होते हैं। आई लव चिप्स, फ्राइज वगैरह इस तरह की चीज़ें, बट मुझे भी पता है कि गला ना अजीब बिल्कुल बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। और ऑब्वियसली लाइक वी सेड के सीज़न भी ऐसा है। अब ये देखिए आपके फ्राइज, ये देखिए ज़बरदस्त। वही चीज़ है कि उतने डालें जितने आप, ये देखिए उतने आप फ्राइज़ डालें कि आपका ऑयल अभी उसमें खुला हो। जब आप फ्राइज़ को एक के ऊपर दूसरा चढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना फ्राइज़ अंदर, तो वो हीट नहीं मेंटेन कर पाता और उसके ऊपर ना मैदा मेंटेन होता है ना कुछ और। सही। अच्छा, अभी हम ट्रायंगल शेप में। जी बिल्कुल, शेप आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे स्लाइस के ऊपर लगा लें और उसके बाद जो है दूसरा स्लाइस उसके ऊपर रख के तो आप कटिंग अपनी मर्जी से करके तो फिर भी उसको फ्राई कर सकते हैं। उससे ये जी, क्योंकि ये आलू ऑलरेडी कुक्ड है ना व्यूअर्स, तो इसलिए इतना कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ इसमें बेसन नहीं कुक होना है जी, तो अगर आप ज़रा गरम तेल में डाल भी देते हैं तो इतना कोई इशू नहीं होता। और बेसन लगाने से वो जो एक इशू आ जाता है ना कि ब्रेड के अंदर तेल बहुत चला गया, उस इशू से भी आप बच जाते हैं। राइट, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे फ्राइज़ जो हैं
वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गए हैं। और हमेशा ऑयल निकाल के जब निकालेंगे आप अपने फ्राइज़ को किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका फ्राइज़ सॉगी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अखबारों से भी रखने से बेहतर है कि इस तरह की जो छन्नी टाइप होती है उसके अंदर आपने निकाल लिए तो आपके अच्छे। अब ये ऐसा करते हैं जुगन, हम पहले वो ये पकोड़े ना फ्राई कर लें। बिल्कुल कर आप ये देखें, ये ग्लव्स भी है और ये चम्मच भी है हमारे पास, जिससे आप इजी हैं। तो ये क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया, बस जस्ट इसको हमने एक शेप दे के और फ्राई कर लेना है। मैं सारे काम इस लड़की ने एंड में मेरे से ही कराने हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है। तो ये मैंने इसमें डालने हैं और ब्रेड हम उसमें डालेंगे, राइट। तो छोटे छोटे राउंड्स बनाऊं, क्या करूं? जैसे आपको पसंद है, शेप पकोड़े की बस होनी चाहिए और वो छोटे छोटे हम बना लेते हैं इसमें। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसको अच्छे तरीके से आप बंद कर लें। बिल्कुल। एक और मुझे ग्लव की ज़रूरत होगी क्योंकि दोनों को यूज़ करके मैं अच्छे से। भी मैंने बेसन की स्लरी लगा दी है, जो इस फॉर्म में, इसको हम फ्राई कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमने आलू के राउंड राउंड से जैसे बॉल्स होते हैं वो बना लिए। अब ये विद बेसन भी आप बना सकते हैं, विदाउट भी बना सकते हैं। जैसे कराची में ना, मैं आपको वैसे एक दिखाती हूँ, ये जो मेरी थियोरी है वो क्या है। ये आपने इसको इस तरह करके थोड़ा सा इसमें डिप कर लिया, उसने तो वैसे ही अपनी शेप को होल्ड कर लेना है और फिर आपने इसको अंदर डाल दिया फ्राई होने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसके साथ ही बना लूँ? हाँ, नॉर्मली इसके साथ बना लेंगे, इतना तो कोई इशू नहीं है, बेसन भी कुक हो ही जाएगा और कुछ नहीं तो बाइंडिंग में हमें हेल्प करेगा। तो एक मैंने उसके अंदर डाल दिया है विदाउट, मतलब प्लेन नहीं डाला, और एक विद वो पूरा डाल दिया। हालांकि आप ग्लव्स के साथ कैसे काम करती हैं? हम तो घर में ग्लव्स के साथ नहीं काम करते क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। काम ही हमारा ऐसा है, काम ही कुछ ऐसा है आप लोगों का। अब ये देखिए, अब ये रेगुलर एक हमने बॉल बना दिया, वो हमने इसमें डाल दिया, और एक हमने उसके बगैर कर दिया, ठीक है। ये आपने जो बेसन वाला है इसको आपने फ्लिप ओवर कर दिया। तो ये आपको ना कराची में अक्सर रमज़ान में ना मिलते हैं खाने के लिए ऑफन। इसको भी हम टर्न कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी कुक हो जाए। अच्छा जी, अब जैसे एक साइड आपकी ज़रा सी हो जाती है जी, तो आपने इसको फ्लिप किया, यहाँ पे भी आपने इसको नीचे से वो लगाया है, तो टूट गया बेचारा मासूम। बट ये देखिए, ये आपका ब्रेड वाला भी हो गया, और ये जो आपने एक तरह से, अब ये देखिए दोनों में आपके पास ऑप्शन है। ये विद बेसन है, ऑलमोस्ट लाइक एन आलू बेसन का पकौड़ा, और ये आपका आ गया जस्ट प्लेन आलू का। तो आप पे डिपेंड करता है कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड व्हाटएवर। ये बड़ा क्रिस्पी से आपके दोनों तैयार हो गए। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन विच डायरेक्शन यू वांट टू टेक थिंग्स इन, और आप किस तरीके से क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। बड़े मज़े का। अब बात ये कि इतना ज़रूर कहूँगी कि ये काफ़ी हैवी चीज़ है जो हमने अभी ये आलू को ब्रेड के ऊपर लगाया, सारा कुछ किया, और बड़ा क्रिस्पी सा मज़े का बन रहा है। आपने क्या करना है कि एक अगर आप ये पीस खा लेते हैं, इट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। 6 8 पीस खाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ये हमारे पोटैटो के, अब ये वाला बेसन का है, ये बेसन का है ये वाला, और ये वाला जो है वो प्लेन पोटैटो का है। और ये भी हमने निकाल लिए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी बहुत ज़्यादा डिजिटल दुनिया में प्रेजेंस क्रिएट की, और कैसे आप अपने आप को अपना बॉस बना सकते हैं इस डिजिटल दुनिया में, ये हम डिस्कस करेंगे। और जानेंगे कि ये जो आजकल पॉडकास्ट इतने पॉपुलर हुए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी स्टोरी क्या है। मुझे तो सच्ची बात अगर आप पूछे तो पॉडकास्ट में और नॉर्मल जिस तरह टीवी पे इंटरव्यू में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पता चलता, सिर्फ एक वो माइक लगे होते हैं। तो ये क्या मामला है, डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल तरीके से, किस तरीके से अपने आप को इस डिजिटल दुनिया में कंडक्ट करना चाहिए, खुद कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज मैं आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात कराना चाहूँगी जिनकी पॉपुलैरिटी का मुझे पहले तो एहसास था, लेकिन जब एक दफ़ा इनको मैं, हमारा एक पॉडकास्ट का प्लान था और मेरा जो काफ़ी हद तक कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज़ वगैरह होते हैं, मैं इनसे मशवरा भी हमेशा करती हूँ, इनसे एडवाइस भी लेती हूँ, इवन दो मेरे से यंगर हैं, बट ऑब्वियसली जो बंदा अपने काम में एक्सपर्ट है
वो किसी भी उम्र का हो, एट द एंड ऑफ द डे जब वो आपसे काम बेहतर जानता है तो इट डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो हुआ कुछ ये कि इनके साथ मैं पॉडकास्ट का कर रही थी, तो मैं बीच में निकली बाहर अपनी गाड़ी से कोई चीज़ लेने के लिए। बाहर निकली तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, तो मैं समझी कि शायद इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वो मुझसे मुलाकात करना चाह रहे होंगे। खैर मैंने मुस्कुरा के कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कहते मैम अंदर, इनका नाम लिया, कहा अंदर अहमद फौजान है। मैंने कहा जी। कहते हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप हमारी मुलाकात करा सकती हैं। एक तो खुशी भी बहुत हुई कि एक यंग बंदे की इस लेवल की फ़ैन फॉलोइंग है कि जिस जगह पे वो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं वहाँ पे बाहर लोग खड़े हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। और मैं फिर उनको अंदर लेके गई, इनके साथ तस्वीरें वगैरह उन्होंने खींची। और बेचारे फौजान की यही एक ऑब्जेक्टिव था कि उनको बता दें ये मीडिया में काम करते हैं, ये भी सेलिब्रिटी है। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने मुझसे जो पिछले 30 साल से पहले से काम करी आके, और 25 ईयर से काम करी आके कहा कि जी एक अंदर हैं यूट्यूबर, वो पॉडकास्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, उनसे मुलाकात कराएं। तो आज हमारे साथ कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड वेरी पॉपुलर पॉडकास्ट होस्ट अहमद फौजान है। अस्सलाम वालेकुम फौजान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। और उसी दिन मौके पे मैंने आपको कहा फौजान आपने प्रोग्राम पे जरूर आना है। मैं आपके पॉडकास्ट पे तो हूँ लेकिन आपने मेरे प्रोग्राम पे जरूर आना है। बिल्कुल, मौके पे यही बात हुई। बिल्कुल डिसाइड हुआ था, ऐसा ही हुआ। असल में फौजान देखिए, एक वक्त होता था कि अगर आप टीवी पे आते थे तो आपको लोग जानते थे। अब आप कितना भी टीवी पे आ जाएं, अगर आप डिजिटल दुनिया में हिट नहीं है आपको कोई स्टार नहीं मानता। राइट के रॉन्ग? ऐसे ही है, बहुत चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं, ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। बहुत से वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छा नाम थे, उन्होंने अडेप्ट नहीं किया तो वो तरह स्ट्रगल का शिकार हैं, चैलेंज है। लेकिन बहुत से लोग जिस तरह आप भी हैं, बहुत सारा डिजिटल पे साथ साथ अपना मैनेज करते हैं। जैसे आप मुझे डांटते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। हाँ, मैं वैसे में ये कोफ्त होती है कि आप बहुत से लोग जिनको काम करना आता है, आप लोग सुबह सुबह उठे हुए हैं, हम लोग तो पोस्टी उठते ही नहीं है। आप लोग सुबह उठ के सारे डिपार्टमेंट्स इतना काम कर रहे हैं, कैमरामैन ये वो, तो आपको तो ज़्यादा क्रिएट करना चाहिए। जो प्रोफेशनलिज्म जो रिक्वायर्ड होना चाहिए वो तो ज़्यादा आप लोगों के अंदर है। मैं बहुत हैरान होता हूँ, इसलिए मैं अपने टीम मेंबर को भी सुबह उठा कर लाया हूँ कि अगर देखो कि लोग काम किस तरह करते हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी ऑब्वियसली, लेकिन जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, बहुत से लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो है व्यूअरशिप कम हो गई है, लेकिन मेरा उनको जवाब ही होता है कि यार देख उनको ही रहे हैं, देख डिजिटल पे रहे हैं। मतलब बहुत से आपके पीटीवी, आपके शोज़, आपके मॉर्निंग शोज़ टीवी पे शायद कम देख रहे हैं। अब देखिए फाद मुस्तफा को लोग बहुत देखते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल ऐसे बहुत देखते हैं। नादिया खान को देख लें, उनकी भी ऑनलाइन बहुत एक मेजर प्रेजेंस है। देखिए जहाँ मानने वाली बात है, मानने वाली बात है। अब आप देखिए कि सबा कमर ने एक दो चीज़ें अपने किसी यूट्यूब चैनल के लिए बनाई, वो वायरल, क्रेजी वायरल हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अगर वो भी इस तरफ आए प्रोफेशनली, सीरियसली, तो उनका भी बड़ा आपको खुद भी अंदाजा है, कभी कभी अगर आप कोशिश कर लें तो हफ्ता आप भी डिस्कशन में रहती हैं, लेकिन अगर कर लें तो वो अगर है कर कि लें। बट वही पोटेंशियल वाली बात है ना, अब हम लोगों को आदत है, जैसे कि आज आप आए प्रोग्राम में तो कहा कि हमें एक डिफरेंट सेटअप की आदत है। एक्चुअली आप टीवी के एंकर को उस तरह से कंटेंट क्रिएटर नहीं कह सकते जिस तरह आपको कंटेंट क्रिएटर कहा जा सकता है, क्योंकि आइडिया से लेके शो की इम्प्लीमेंटेशन तक आपने करनी है। मैंने आपको अब आए प्रोग्राम तो मैंने कहा आओ फजान आज आपको टीम से मिला, एक कंटेंट हेड है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी एक पूरी टीम है, हमारी एक स्क्रिप्ट राइटर हैं जिसमें आपके सवाल क्या पूछने हैं, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जी हाँ, कलेक्टिव एफर्ट होती है और कंटेंट क्रिएटर को सब खुद करना पड़ता है, पूरे का पूरा जो है सोचनी भी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है, डायरेक्टर भी खुद होता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल उसकी ज़्यादा है। अच्छा, आप इस तरफ कैसे आए? बड़े लिखे हो माशाल्लाह, अच्छे एजुकेटेड, सारा कुछ, क्या कर रहे थे, इस तरफ कैसे आए? क्योंकि एकदम से आए और छा गए। बैक इन 2018 जो है ना, मेरी एमफिल की डिग्री मैथ कम्युनिकेशन में, मैंने मीडिया स्टडीज़ की, तो इसलिए कैसे तरह बेहतर जा रहा है। डिग्री चल रही थी मीडिया की, तो उन दिनों मेरे एक दोस्त की बर्थडे आई और मेरे पास छोटा सा iPhone 6s होता था, मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। तो उस दोस्त के जो पूरे साल के मोमेंट्स ना, उसको मैंने कंपाइल करके एक सरप्राइज़ दिया और सारा लगाया। तो वो एक पहली मेरी वीडियो थी। उस वक्त मुझे किसी ने बताया कि अरे जो आप काम कर रहे हैं, अपने मोबाइल पे एडिट किया, तो इसका पूरा स्कोप है, इसको आप यूट्यूब पे डालें। वो मैंने यूट्यूब पे डाला, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो वहाँ से मैंने एक्सप्लोर किया कि दुनिया के अंदर जो है वो व्लॉग्स बनाए, ऐसे ही बनाए जाते हैं। आप उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, उसमें आप डेली व्लॉग्स भी बना सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, व्लॉग्स बनाना शुरू किए, छोटे छोटे रील्स बनाना शुरू की, ब्लॉग्स बनाना शुरू किए, कुछ अपने दोस्तों के लिए कुछ काम करना शुरू किया। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई और फिर आहिस्ता सब जो 2022 के बाद से पाकिस्तान में पॉडकास्ट के फॉर्मेट का राइज़ हुआ। उसके बाद से फिर एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चीज़ आई और वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चीज़ें हो गई। लेकिन फसान, जब मेरी आपसे कुछ माह पहले मुलाकात हुई
किसी का मैंने इंटरव्यू करना था, आपसे रिक्वेस्ट की, आपने वो सारा कुछ मैनेज किया, बल्कि सारा ही आपको क्रेडिट जाता है उसका। बदर तनवीर से रिलेटेड हम काम कर रहे थे। अब बात ये है कि तब जब मैंने आपका देखा था ये यूट्यूब का चैनल, तो इस पे फॉलोइंग आपकी few thousand थी। आज आप अपने आप को 75,000 सब्सक्राइबर्स पे ले गए हैं, और उसके साथ साथ जैसे कि आपकी वीडियोस की अगर मैं व्यूज़ की बात करूं तो आपकी वीडियोस, चाहे फॉलोइंग है, कुछ वीडियोस के आपके मिलियंस में व्यूज़ गए हैं और हंड्रेड्स ऑफ केस में गए हैं, और लोग ऐसे भी हैं जिनके फॉर एग्जांपल मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन उनको व्यूज़ नहीं आ बिल्कुल रहे। ऐसे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेम तो सारी व्यूज़ की है, पैसे आपको सब्सक्राइबर ने तो नहीं बना के देने, आपको व्यूअर ने, वो जो देख रहा है वो बना के दे रहा है। बिल्कुल ऐसे, ये सारी तो थोड़ी गेम जो ये है वाली वो थियोरी भी बिल्कुल explain ये वॉच टाइम की गेम है। इसमें बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैलेंज था ना वो बहुत मुश्किल था। हमारा चैलेंज ये था कि जब मार्केट के अंदर बहुत सारी रोस्टिंग हो रही थी, प्रैंक्स हो रहे थे, तो हमारा ये चैलेंज था कि हमने डिसेंट कंटेंट के ऊपर व्यूज़ लेकर आने हैं। शुरू में मैं बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, फलां को बुलाओ, फलां इसको बुला लो, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमने उनको नहीं बुलाया कि हमने अपने वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने कंटेंट को डिसेंट रखना है। तो शुरू के 3 साल बहुत सख्त स्ट्रगल किए, जिस तरह आपने बताया कि जब आपकी भी पॉडकास्ट की या वो इंटरव्यू किया तो हमारे जो है आई थिंक 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ये ओवर द लास्ट 6 months 8 months में जो है ना, जब एक खास नहीं, लेकिन यहाँ पे फौजान में बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी, वो वाला पॉडकास्ट जो फौजान ने मेरे साथ किया था, उस पॉडकास्ट, वो एक स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट था जिस ब्रांड की मैं ब्रांड एम्बेसडर थी। ये मैंने जरूर पॉइंट आउट करनी है बात। अब देखिए व्यूअर्स, ब्रांड कभी भी किसी ऐसे इंसान से राब्ता नहीं करेंगे जिससे उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगले को अगर वो पैसे दे रहे हैं अपने ब्रांड के बारे में चीज़ कराने के लिए, तो उसकी अगर फॉलोइंग है और उसकी कोई एक पॉपुलैरिटी है तो ना। क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में थी, तो मैंने कहा आपने पॉडकास्ट अलाइन किया, ये कौन है बच्चा? अच्छा, मुलाकात हुई, जब पॉडकास्ट का सेटअप देखा, चीज़ें देखी, मैंने कहा ये तो कोई शायद कोई बिजनेसमैन व्हाटएवर टाइप इन्होंने। फिर जब बात हुई तो रियलाइज़ किया कि एक यंग मैन जिसने एमफिल की डिग्री की है, उसने ये मामला स्टार्ट किया। तो इवन 20 के फॉलोइंग पे आपको ब्रांड्स राब्ता करते थे स्पॉन्सरशिप के पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही, मैं यही मेरा पॉइंट था कि बहुत से ऐसे लोग जो कहते हैं कि यार डेली व्लॉग्स बनाते हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अभी हम जो दूसरी वाली बात करेंगे वो यही है कि बहुत सारे आप पाकिस्तान के आप टॉप 2-3 जो नाम आते हैं डेली व्लॉगिंग, वो आपको किसी बड़े रिप्यूटेबल ब्रांड की जो है वो एसोसिएटेड नज़र नहीं आएंगे। ब्रांड को जो ऑब्वियसली एसोसिएट रिप्यूटेशन जो है वो सारी की सारी उनको क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है। यार कौन बंदा पढ़े लिखे अंदाज के अंदर उनके सारे फीचर्स भी बता पाएगा, उनके साथ अच्छे तरीके से जो है वो क्रेडिबिलिटी भी डेवलप करेगा। तो ये अगेन एक पॉइंट है कि आपकी फेस वैल्यू आपने क्या क्रिएट किया, उसके ऊपर ही आपकी चीज़ें आगे चलती हैं। लेकिन देखो, जब आपने स्टार्ट किया, चलो अब वही वाली बात आ गई ना व्यूअर्स, जो हमेशा मैं आपको एक बात कहती हूँ कि पढ़ लिख के आएँ इस तरफ, कोई डिग्री कोई चीज़, क्योंकि वो जो एक एटलीस्ट बैचलर्स तक का एक स्टेज होता है, थोड़ी सी बंदे की एक ग्रूमिंग हो जाती है। स्कूल कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं जाते, आप ग्रूमिंग के लिए जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं यार डिग्रियां क्या दे रही हैं, डिग्रियों को, यूनिवर्सिटियों को ताला लगाओ, बैचलर कर लो, एक डिप्लोमा कर लो, एडिटिंग सीखो, स्किल सीखो और काम करो। ये बात ठीक नहीं। यूनिवर्सिटीज़ का रोल जो है वो सिर्फ आपको डिग्री देना, ये आपको इस काबिल बनाना नहीं है कि आप उससे चंद पैसे कमा लें। बहुत सारे मैट्रिक पास लोग भी शायद हमसे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट के ओनर्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा कमाए हुए होते हैं, लेकिन वो जो लैक ऑफ एजुकेशन की जो कमी होती है वो कभी पूरी नहीं होती। यूनिवर्सिटी आपको सुबह सुबह उठा के एक डिसिप्लिन के अंदर जो प्रेशर हैंडलिंग सिखाती है, लोगों के साथ मिलना, उनके साथ सोशलाइज करना, जो पूरा एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, आई थिंक वो यूनिवर्सिटी का रोल है। जो इस्लाहात होनी चाहिए, जो उसके अंदर उसकी इस्लाह होनी चाहिए, वो उससे कोई इनकार नहीं, उसके अंदर बिल्कुल बेहतरी आने की गुंजाइश है। करिकुलम बिल्कुल डेवलप नहीं किया गया, पुराना करिकुलम है। ये जो कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो बातें मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में पढ़ाई जानी चाहिए वो नहीं पढ़ाई जा रही है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे। वहाँ पे अभी तक हिस्ट्री ऑफ रेडियो और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अच्छा, और एक और प्रॉब्लम भी तो चल रही है ना बेटे, जो लोग मॉडर्न की तरफ आ भी रहे हैं, वो कोडिंग और एआई की तरफ आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन, यानी कि वो आप बोल क्या रहे हैं उस पर कोई काम नहीं कर रहा। अब यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू यंग पीपल जिनको मैंने पॉडकास्ट में बैठ के मैं उठी हूँ, तो मैंने खुद आपको फिर अप्रोच किया और मैंने आपको कहा कि बेटा आप से मैं कुछ गाइडेंस ले सकती हूँ, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैंने आपको खुद कहा था। बिल्कुल। देखिए, जो बात फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स है कि आप, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो भी यंग इंसान कभी पॉडकास्ट पे बुलाता था, आई एम सॉरी, बात करने की तमीज ही नहीं होती थी। नहीं, पॉडकास्ट। हाँ जी, बताएं ना आप क्या करती हैं। हाँ जी, तो ये बताएं। अच्छा, मतलब बंदा ना वहाँ पे ऐसे एकदम से हो जाता है कि ये क्या गुफ्तगू का अंदाज है, ये क्या तरीका है, अजीबो गरीब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं और जान के आपकी बात में से ऐसी कोई स्टूपिड बात निकाली जा रही है आपको खराब करने के लिए।
हम लोग इसीलिए देते ही नहीं आपकी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में आने नहीं चाहते हैं इन लोगों की वजह से। आप खुद भी बहुत सारे पॉडकास्टों में नहीं जाना चाहती हैं जो बुलाते हैं, क्योंकि इशू ये है कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के फॉर्मेट को समझते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर पॉड माइक्स लगा दिए तो पॉडकास्ट बन गई है। पॉडकास्ट ये नहीं है। मैं आज गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग जो इस इंडस्ट्री में हमारी मिलावट कर रहे हैं, हमें बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हमने कम्युनिटी बहुत मेहनत से ये बड़ी चैलेंज एक्सेप्ट करके बनाई थी जो पूरी कम्युनिटी है। इंटरव्यू में पॉडकास्ट में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू ये है कि आप सवाल जवाब कर रहे हैं, पहले सवाल का दूसरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है और एक बड़े मशीनी ख़ास अंदाज के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं। पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है ये जेन ज़ी को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया के अंदर जो है ना वो एक मशीनी अंदाज से निकल के जिस तरीके से दो दोस्त आपस में बैठ के किसी चाय कॉफ़ी के या किसी कॉफ़ी प्लेस के ऊपर या कोयटा कैफ़े में बैठ के आपस में कैजुअली कैंडिड गुफ्तगू करते हैं विदाउट एनी फ़िल्टर, विदाउट एनी आप कह लें कि सेंसरशिप, या उस अंदाज को जो है वो बोला गया। देखो फरजान, कहीं तो फिल्टर लगाना नहीं, पड़ता है यार। मैं बंदे के ऊपर लोग ये कहते हैं कि पॉडकास्ट लोगों ने इसलिए शुरू किए ताकि वो वाहियात बातें कर सकें एक दूसरे के साथ। जैसे कि एक प्रोग्राम, एक शो है जो अब यूट्यूब पे भी बैन हो गया। मैं नाम इसलिए उसका लूँगी क्योंकि पेमरा ने भी स्टेटमेंट दी कि जी हम इस शो का किसी में लाजवालिश, हम किसी को बुरा या अच्छा नहीं कह रहे व्यूअर्स। यहाँ पे सिर्फ एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। नहीं, उसको तो बैन होना चाहिए था। पाकिस्तान में वो आया, ठीक है, वो हुआ, एक रेनाउंड पर्सनैलिटी, एक बड़ी रिस्पेक्टेड एंड एक ग्लैमरस पर्सनैलिटी ने उसको होस्ट किया, जो खुद भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस और होस्ट हैं। मैं बड़ी उनकी इज्जत करती हूँ, हम लोग बल्कि एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं दोनों। हाँ जी। तो अब बात यह है कि उन्होंने किया, उन पे मुझे इसलिए इतना वो नहीं है इशू, क्योंकि जब आपको कोई ब्रांड या कोई बंदा अप्रोच करता है कि जो हम ये कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपको एज अ मीडिया पर्सन थोड़ी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन देखिए फरजान, आपको एक अच्छा अमाउंट पैसों का मिल रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि हम ये एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम शादियों का या वटेवर कपल्स का ढूंढने का वटेवर, वो बनी कोई और चीज़ गई। अच्छा, वो जब यूट्यूब पे ऑन एयर गई तो लोगों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। पेमरा से रब्ता किया, पेमरा ने कहा कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कभी भी पाकिस्तानी किसी टीवी चैनल पे नहीं चलेगा। वहाँ पे बात ख़त्म हो गई और फिर वो यूट्यूब पे भी बैन हो गया पाकिस्तान में। तो बात ये कि ये तो नहीं है कि आप जो मर्जी कंटेंट बनाते जाएं, पाकिस्तान में ब्रेक तो लगानी पड़ेगी। बिल्कुल 100% डिपेंड करता है कंटेंट क्रिएटर भी और पॉडकास्ट होस्ट पे खुद के आपने कैसा बनाना है। आप खुद बता रहे हैं कि आप दोनों एक स्कूल से पढ़ी हैं, लेकिन आप कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। ये बंदे पे खुद डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है। मेरी पॉडकास्ट में जो हमारा ये क्लेम है कि हमने कभी ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं की जो एक सर्टन उससे गिरी हुई। हम बहुत उसको डिसेंट रखे। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि एक वो फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो है वो एक कैंडिडनेस होती है, कोई ड्यूरेशन का फ़र्क नहीं होता। आप बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बैठ के एक गपशप के अंदाज में वो करें। तो पॉडकास्ट का फॉर्मेट बेसिकली ये था जहाँ पे बेसिकली लोग आकर अपनी थेरेपी करते थे, अपना एक कैथार्सिस करते थे, अपनी भड़ास निकालते थे, एक तरीके से एक बातचीत का एक दरवाज़ा खुला था और पूरी दुनिया के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी हुई। अभी रिसेंट यूएस इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मीडिया इंडस्ट्री को इंटरव्यू नहीं दिया, वो एक पॉडकास्ट में चला गया अपने 18 साल बेटे की एडवाइस के ऊपर। उससे पूछा तुम लोग क्या देखते हो, तो उसने पॉडकास्ट का नाम लिया, उस पॉडकास्ट में हो गया और उस पॉडकास्ट ने ही पूरी कैंपेन को फ़र्क डाला। तो ये पॉडकास्ट इंडस्ट्री का ये एक वो था। लेकिन बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि वो अजीब व गरीब किस्म के गेस्ट को बुला के वहाँ से स्पाइसी किस्म के सवाल निकालेंगे और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट के मार्केट में डाल देंगे। तो फिर वो मुझे पढ़ के अफसोस हुआ लास्ट वीक, नुमान एजाज साहब आपकी इंडस्ट्री के बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, तो उन्होंने बड़े ऑनएयर कहा कि मैं कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने एक जगह पे ये बात कर दी थी कि मैं काम करने से पहले वज़ू करता हूँ। तो उसको ये हेडलाइन लगाई गई कि एक्टिंग से पहले वज़ू करता हूँ। लोगों ने कहा जी आप ऐसे काम करने से पहले वज़ू करते हैं, तो ये क्या बात है। तो उसने कहा मेरी एक ऐसी बात को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उसके जो है वो क्लेम किया गया और वो मेरे महंगे में मैं रोजी रोटी कमाने की जगह पे बावजू जाता हूँ। बिल्कुल ऐसी है। तो अब वो रोजी रोटी का तरीका क्या था, वो एक मुख्तलिफ गुफ्तगू है। और बात यह है कि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ फरजान, और आपसे भी मैंने अक्सर ये बेटे बात की है कि देखिए हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना होता है। अगर हम अपनी एंड का और अपने मामलात की ज़्यादा टेंशन लें और दूसरों की इस्लाह करें, तो करने से ज़रा इज्तनाब करें, तो शायद हम सब सुकून से रह सकते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगर कोई अभी इस वक्त आपको देख रहा है, बिकॉज आई रियलाइज वन थिंग फरजान, बहुत से लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं, एज अ रोल मॉडल देखते हैं, यंग, जेन जी एंड इवन ओल्डर पीपल। आपकी मज़े की बात है कि बड़े भी आपको सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, यंगर लॉट भी। सो अगर आपने एक कामयाब पॉडकास्टर बनना है, आपने अपनी एक मीडिया प्रेजेंस बनानी है और अपनी ख़ानदान और अपनी इज्जत को भी बरकरार रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या है? ब्रेक के बाद व्यूअर्स।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे पता है कि आप बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे आप भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और बाय द वे, ये काम सिर्फ जेनजी का नहीं है, हर एज ग्रुप के लोग कर रहे हैं। आजकल बहुत पॉपुलर हुए हुए हैं ऐसे लोगों ने एआई से ग्रैंड मदर्स बना ली हैं और ग्रैंड मदर्स जो हैं वो मशवरे दे रही हैं लोगों को, और पूरे पूरे उनके पॉडकास्ट क्रिएट किए जा रहे हैं एआई के थ्रू ही। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। सो एज का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, जिनका आपने पल्स पकड़ना है, जो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उनमें तादाद है जेन ज़ी की। सो अब इसका फॉर्मूला क्या है? हमारे साथ कंटेंट क्रिएटर, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो खुद भी एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, यूट्यूबर अहमद फौजान हमारे साथ है। अच्छा फौजान बेटा, मुझे ये बताइए कि फॉर्मूला क्या है? देखिए, क्योंकि बहुत से लोगों का दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो जाता है ये काम करते करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप ऑनलाइन देख रहे हो तो कहते हैं पागल तो नहीं है। ऐसा ही है। तो अपना दिमाग और अगले का दिमाग सीधा होना काफ़ी सारे चैलेंज आ रहे हैं। फार्मूले वाले खैर बात कर लेते हैं। इसमें जो बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि लोग जो है ना वो प्लेटफॉर्म को समझ नहीं रहे हैं। अभी हमारे सामने अगर आप मेनली कह लें 5 बड़े प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म के बजाय अगर आप एक ही वीडियो बना के उसको 5 जगह पे लगा दें, वो कभी आपका फार्मूला सक्सेसफुल नहीं जाएगा। मैं भी यही कर रही हूँ ना फौजान। मैं एक नॉन पर्सनालिटी होने के बजाय मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो 6.5 लाख पे है, शायद बहुत ज़बरदस्त 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उसके, लेकिन व्यूज उस तरह से नहीं आते हैं। देखिए, सच्ची बात करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑन एयर बैठी हूँ, मैं अपनी पॉपुलैरिटी करने के लिए नहीं यहाँ पे बैठी। मैं समझना चाह रही हूँ कि एक बंदा जिसको ऑलरेडी लोग देखते हैं, जिसको ब्रांड्स भी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, यूट्यूब मेरा उस तरह से, हाँ इंस्टाग्राम पे मेरा अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट 2 मिलियन की बिल्कुल। जिस आपने कहा कि इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, वही ऑडियंस जो इंस्टाग्राम पे आपको देख रही है वो यूट्यूब पे नहीं देख रही। उसकी वजह है कि आपने उसको बाइफिकेशन उस तरीके से खैर नहीं की। मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है ना वो उसकी सेगमेंटेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस डिफरेंट है, पर लिंक्डइन की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है, टिकटॉक तो एक बिल्कुल है, और फेसबुक जंगल है, वहाँ पे हर तरह की ऑडियंस मौजूद है। लेकिन उसको भी, लेकिन अब फेसबुक मोनेटाइज हो गया है, तो इस वजह से लो हर बंदा उस जंगल में घुस रहा है। लेकिन एक तो ऑडियंस डिफरेंट है, तो साइज डिफरेंट है। आपने इंस्टा पे वर्टिकल वीडियो डालनी है, फेसबुक पे अपने स्क्वायर साइज में 1080 बाई 1080 की डालनी है, यूट्यूब पे फुल साइज की डालनी है। तो ये डायमेंशंस को भी समझें। प्लेटफॉर्म और एल्गोरिदम जो है वो इस चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। तो एल्गोरिदम जो है ना वो उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी ऑडियंस को। सेकेंडली एल्गोरिदम को, बहुत से लोग ये करते हैं कि स्टार्ट जब उनकी वीडियो होती है तो शुरू में लोगो चल रहा होता है, प्रोमो चल रहा होता है। अब आप हुक पे बैठे हुए हैं, अब बात हो रही है फर्स्ट 5 सेकंड हुक पे, कि आपने पहले 5 सेकंड कैसे प्लान कर रहे हैं। आप एक अंगूठे की मार के ऊपर हैं, ऐसे ऐसे आपकी ऑडियंस देख रही है। अगर आपको ऐसे किया और आपको लोगो घूमना शुरू हो गया तो ये पुराने ज़माने की चीज़ है, कोई आपके लोगों के ख़त्म होने का वेट नहीं करेगा। डायरेक्ट पॉइंट्स आपकी बात शुरू होनी चाहिए। आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह करने का और अस्सलाम वालेकुम का भी लोगों का बस टाइम नहीं है। डायरेक्ट हुक पे काम करें, उसको करें। बेशक आप उससे पहले आप हाईलाइट्स डालें, मुझे उसके बाद बिल्कुल सही, बिल्कुल जिस तरह आप मेरे साथ करते हैं, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा, मैं जब भी पॉडकास्ट कोई शाउट आउट भी दे रही होती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आप वो करें, आप अपना पूरा उस तरह से कंटेंट बनाएं, लेकिन जब आपने वीडियो का आगाज करना है उसमें सिर्फ हाइलाइट्स डालें। जिस तरह आपने मुझे कहा कि आप ही ठीक है, मैं आपके उसको नहीं चेंज करता, लेट मी चेंज इट इस तरह से कि हाइलाइट्स पहले आ जाए, क्योंकि हुक जो है ना ऑडियंस को ग्रैब करना, अटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया है लोगों का, इतनी देर वेट नहीं कर पाते हैं। अलग से साइकोलॉजिकल रीजन एक है, लेकिन ये कि अब तो सारा काम हुक के ऊपर हो रहा है कि आप। और दूसरी बात है कि एल्गोरिदम भी रिटेंशन देखता है कि वीडियो रुकते साथ इसके ऊपर रुके कितने लोग हैं, कितनी देर तक रुके हैं, उसके मुताबिक वो बाकियों को भी देखने वाले कोई है, एल्गोरिदम तो इंसान भी नहीं है। नहीं, अब एल्गोरिदम फैसला करेगा कि मैं कितनी पॉपुलर हूँ कितनों नहीं। फैसला तो एल्गोरिदम ही करेगा। मैं एल्गोरिदम का गला घोट दूंगा, बड़ा बदतमीज है ये जो है वो उसको बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। उसमें ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो साइज़ देखें। अब बहुत से लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जो है वो वर्टिकल में डाला होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो इस तरह डाला होता है, बट यूट्यूब पे सीधी भी तो डलती हैं शॉर्ट्स। वो शॉर्ट्स में डलती हैं, लेकिन फुल साइज़ के अंदर जो है वो आप उसके अंदर डालें, डायमेंशंस को फॉलो करें, तो एल्गोरिदम आपको खुद ब खुद, एक कॉपीराइटेड कंटेंट ना हो, HD में हो, एल्गोरिदम खुद आपको पुश करता है, आपको सजेस्टेड वीडियो में डालता है आपकी वीडियो। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताओ कि पहला कदम फिर कहाँ से लें? अगर किसी ने अहमद फौजान की तरह एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर और अपनी एक यूट्यूब, क्योंकि देखिए इस वक्त पैसे अच्छे तो सीधी बात है यूट्यूब से ही बन रहे हैं। टिकटॉक एंड फेसबुक उस लेवल पे, यहाँ पे टिकटॉक तो अभी पाकिस्तान में आई थिंक प्रॉपर्टी। जहाँ तक पैसों की बात है, मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है यूट्यूब पे कमाना, एक है यूट्यूब से कमाना। ये 2 अलग चीज़ें हैं। दोनों समझाओ। ये दोनों की बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। या यूट्यूब के लिए या कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए, यूट्यूब से अगर पैसे आप सब्सक्राइबर से या मोनेटाइजेशन से कमाने की तरफ जाएंगे, आपको कभी भी अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अपने इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं, अपनी फेस वैल्यू बना सकते हैं। उसके थ्रू आपको बहुत सारे ब्रांड्स, आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग भी काम करें तो हमारी एक छोटी सी हमने साथ एजेंसी भी बना ली है, क्योंकि हमें बहुत से लोग कहते हैं यार तुम लोग, जैसे आप भी बहुत सारे अभी तारीफ कर रही हैं, तो बहुत से मैं आपका पहला क्लाइंट थी, जबरदस्ती का।
तो हमें जो है वो 10-12 लोगों के और भी चैनल चलाने पड़ते हैं, फिर हम चला रहे हैं बहुत खुशी के साथ, हमारी टीम पूरी हमने मैनेज किया हुआ है, तो वो हमें अब हमारे अपने जो चैनल से हमारी फेस वैल्यू डेवलप हुई, क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई, तो उसके थ्रू बहुत सारे मिले, बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, प्रमोशंस मिल जाती हैं। तो बेसिकली आपने अपनी फेस वैल्यू के ऊपर काम करना है, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम करना है, उसके थ्रू आपको, वरना पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन अगर आप कमाना चाहेंगे उसका फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी ई कॉमर्स का कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। कितने लोग हैं यूट्यूब का ऐड देख के उसको क्लिक करते हैं, स्किप पे तो क्लिक करते हैं कि स्किप ऐड, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ई कॉमर्स का रुझान उस तरह नहीं है जिस तरह बाहर है। आप देखिए यूट्यूब पे आप स्टोरी में लगाते हैं, यूट्यूब कह रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगाते हैं, लोग क्लिक कर लेते हैं। उधर जब आप यूट्यूब पे लगाते हैं लोग नहीं करते, इसीलिए सब ने वहां पे क्लिक वाला सिस्टम अब हटा दिया है यूट्यूब पे ज्यादातर। जी हाँ, उसका वही मैं कह रहा हूँ कि ई कॉमर्स का कल्चर क्योंकि कम है यहाँ पाकिस्तान में, लोग ऑर्डर नहीं करते हैं, लोग वीडियो देखने के लिए जाते हैं, ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे और है, अभी ज़रा उतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। तो हमारा जो एडवर्ट रेट है ना वो बहुत कम है, मतलब लाख व्यूज़ पर पाकिस्तानी व्यूज़ के जो पैसे हैं वो शायद ब्रिटिश जो है वो 1000 व्यूज़ के उतने पैसे बन जाए। लेकिन फिर कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। बिल्कुल कमाई है, क्या वो पाकिस्तान के बाहर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है? क्या स्टोरी है ये? नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल है, लेकिन इतना ज़्यादा सस्टेनेबल और क्रेडिबल सस्टेनेबल जो है ना या कंसिस्टेंट बहुत कम लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में 1000 ज़्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन जो दूसरा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसमें अगर आपने कमाने के लिए ही करना है, वैसे तो कंटेंट क्रिएशन जो है वो कमाने के लिए बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत से लोग उसको अवेयरनेस के लिए एक मिशनरी जज्बे के साथ करते हैं। आपने भी जब शुरू किया तो आपका ऑब्जेक्टिव था अच्छा कंटेंट क्रिएट करना और अपना एक पॉइंट क्रॉस करना। ऐसे ही मैं तो साथ जॉब करता था, साथ एक जगह पे जॉब करता था, साथ एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था और उसके साथ साथ मोबाइल से पढ़ाता गया। लेकिन वो एक स्टेज के बाद जब लगा कि यार ये फुल टाइम काम हो सकता है, इसमें करियर हो सकता है, फिर मैंने जॉब्स वगैरह छोड़ी, बाकी 2 जॉब्स करता था, वो छोड़ के फिर इस साइड पे आ गया, करियर भी बन गया। तो अल्लाह का शुक्र अब ये चीज़ जो है ब्रेड एंड बटर भी बन गई है। लेकिन बहुत से लोग इससे कमाना नहीं चाहते हैं, वो उसको रखना चाहते हैं। लेकिन हमने चूँकि कमाने की बात की है तो उस पर आप इस तरीके से जो है वो कमाने के एवेन्यूज़ भी तलाश कर सकते हैं। तो फरजान, अगर आज की हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करें तो मेंटल हेल्थ वाला एलिमेंट ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि देखें इस काम में मेरे ख्याल से आने से पहले मैं तो अब एक कंटेंट क्रिएटर या किसी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, लेकिन जिसको आप कंटेंट पहुँचा भी रहे हैं, देखें यहाँ जिम्मेदारियाँ बहुत सी हैं। एक अपनी ज़ात की तरफ कि आप ना पागल हो जाएं और दूसरा किसी को पागल ना कर दें, क्योंकि देखें बहुत अटेंशन मिले तब भी बंदा झल्ला हो जाता है, अटेंशन ना मिले तब बंदा झल्ला हो जाता है। अगर आपकी कोई चीज़ नेगेटिवली वायरल हो जाए और आपको आवाम गालियाँ निकाल रही है, उस पर भी आपके दिमाग का ऊपर असर पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, ये बहुत ही वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि अभी जो वाक़यात लाहौर के अंदर हमारे साथ हो रहे हैं उसमें भी आना चाहता हूँ। बहुत से लोग देखते हैं जी सोशल मीडिया की वजह से जो है ना बंदे बड़े सोशल हो गए, लेकिन मेरा ख्याल है लोग एंटी सोशल हो रहे हैं, आपस में बात करना लोगों ने छोड़ दी है। और आपस में बात करना कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँ। मैं लाहौर की सबसे बड़ी, जो नाम नहीं लूँगा, एक निजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी में हफ्ते में एक दिन जाता हूँ। मैं मंडे को वहाँ पर गया तो बाहर बहुत रश लगा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? लोगों ने कहा जी प्रोटेस्ट हो रहा है। मैंने कहा किस बात का? और मुझे बताया गया कि 7वें सेमेस्टर की लड़के ने खुदकुशी कर ली है छत से छलांग मार के, और किस वजह से? शॉर्ट अटेंडेंस होने पे। मैंने कहा यार शॉर्ट अटेंडेंस बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों के मसले होते हैं, ये मतलब उसका ये मसला नहीं होगा। वो पता लगा कि बात से और भी बहुत बंदा टेंस था, घर से भी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, उससे किसी ने बात ही नहीं की, वो उसकी कोई दोस्तियाँ ही नहीं थी, वो बड़ा कम बातचीत करते थे। तो ये तो मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमने इतना इग्नोर किया हुआ है। और आप इतना ये जो है ना देखिए वो फौजान, पाकिस्तान में तो शायद इतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं पब्लिसाइज़ किया जाता। मैं जो देखती हूँ, जिस तरह आई फॉलो सम इंटरनेशनल पब्लिकेशंस एज वेल डिजिटल की ऑनलाइन, आए दिन 22 साल के यूट्यूबर ने सुसाइड कर ली, फलां साल के इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर ली। और जब आप कुरेदते हैं, अभी एक पढ़ रही थी कि एक यूट्यूबर अपने घर में 53 ईयर ओल्ड आदमी जो हैं वो अपने घर में पाए गए। एक्चुअली ये भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना कि लोगों को अपनी फेम हैंडल नहीं करनी आ रही, या फिर अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। देखिए फौजान, 24 घंटे आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे हैं, हर बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, हर बंदा आपको देख रहा है, हर बंदा आप पे कमेंट कर रहा है। आपकी रोज़ी रोटी इस पर डिपेंड कर रही है कि कितने आपके लाइक्स आ रहे हैं, कितने आपके व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसका भी तो एक असर दिमाग पे आता है ना। एक तो बात है आपस में जो नॉर्मल अवाम टाइप हम लोग आपस में, फिर आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी तो मुतासिर होती है। बहुत ज़्यादा होती है जी। इसमें ख़ास तौर पर जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनको बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं तो वो इतना नहीं याद रहते, लेकिन एक नेगेटिव कमेंट है तो वो रात के पिछले पैर ज़रूर याद आता है। बड़ी बड़ी अच्छी ईमेल्स भी आती हैं,
लोगों ने लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट हॉन्ट करता है बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ बंदे को अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन जो आपने इम्पैक्ट की बात की है मेंटल हेल्थ वाले पे, आई थिंक इसका हल भी लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि आप जो है वो, मैं ज़रूर ये मैनेज करता हूँ कि रात को जो है ना सारे अपनी स्क्रीन्स छोड़ के अपने वो करके रात को ज़रूर किसी जगह कोयटा कैफ़े पर जाके बैठूँ, चाय पीने के लिए नहीं, दोस्तों से मिलने के लिए, दोस्तों से बातचीत करने के लिए। क्योंकि मुझे याद है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो सारे दिन की जो टेंशन होती थी ना, वो रात को कोयटा कैफ़े पे एक कह के हमें उड़ा देते थे, जब सारे दिन का कैथारसिस करते थे, अब कहानियाँ देखिए जेन बताते जी थे। का ये है, जब हम लोग जब हमारे पेरेंट्स यंगर होते थे या टीन्स में थे तो एक होती थी पार्क टी हाउस, वहाँ पे लोग जाते थे। तो अब डिफरेंट हाँ डिफरेंट जी, अब coffee कैफेज places हैं। ऐसे हम ही छोटे है। हम होते थे तो वो एक और यहाँ पे इधर नूरजहान रोड पे गुलबर्ग में एक जगह होती थी, वहाँ पे सारे बैठ के कॉफ़ी पीते थे। वो पहली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कॉफ़ी शॉप्स बनी थी। तो हर बंदे का एक हैंग आउट स्पॉट होता ऐसे ही है। है, ऐसे ही। और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी आई थिंक, और कॉफ़ी कल्चर बहुत बढ़ गया है। इसके ऊपर शायद आप पता नहीं, आप एग्री करेंगे नहीं, कॉफ़ी कल्चर मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़ गया है, कैफ़ेज़ का भी हो, तो ये बहुत हेल्दी साइन है। वहाँ पे जो सारा रश और लोग आए हुए होते हैं वो चाय पीने नहीं आए होते, एक दूसरे से बात करना आए होते हैं। तो आई थिंक ये अपने दोस्तों को ज़रूर रखें। एक और भी मेरे दोस्त हैं, उनको भी डॉक्टर ने कहा कि आपके दोस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने रीलोकेट किया था, वो कराची के थे, वो लाहौर आ गए थे, सारे दोस्त उनके वहाँ रह गए थे। तो आई थिंक अगर आपके दोस्त हैं तो लोगों को सुनना भी सीखें। हम सुनते भी नहीं है ना, कहने का तो बहुत शौक होता है, बड़े अच्छे से स्पीकर्स होते हैं, लेकिन अच्छे लिसनर बहुत कम होते हैं, अपने कान बहुत कम लोग देते हैं। तो आई थिंक सुनने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। अपने आसपास लोगों को ज़रूर सुनेंगे, आजकल वो किन मसाइल में दो चार हैं, तो आई थिंक सुनने से बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फजान। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज हमारे साथ व्यूअर्स एक बहुत ही ब्रिलियंट डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने वो जो कहते हैं ना कि अपना एक पॉइंट क्रॉस करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए, उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ना सिर्फ अपना काम माशाल्लाह एक सक्सेसफुल लेवल पे लेके गए, अब अपनी एक एजेंसी भी स्टार्ट कर दी जिसके थ्रू अब वो दूसरों के काम को मैनेज कर रहे हैं। तो डिजिटल दुनिया में सिर्फ एआई और कोडिंग नहीं है, बहुत से एरियाज़ हैं जिनके अंदर पैसे बनाए जा सकते हैं, करियर बनाया जा सकता है। लेकिन जो भी काम करे व्यूअर्स, उसकी पूरी तैयारी करके, रिसर्च करके और ये अंडरस्टैंड करके कि क्या ये काम आपकी मेंटल हेल्थ, आपके मिजाज और आपकी ज़िंदगी के हिसाब से आपके लिए पॉसिबल है। अगर आपको इजाज़त ही नहीं है कंटेंट क्रिएट करने की घर पे, और आपके घर में एक मसला और इशू बन रहा है उसकी वजह से, तो जब आप वो काम शुरू करेंगे तो मसाइल होंगे। इसलिए सबको ऑन बोर्ड लेके आना, तरीके से चीज़ों को लेके चलना और प्रॉपर तरीके से काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हमें एक एंटरप्रेन्योर ज्वाइन करेंगी, कुछ उनके स्टूडेंट्स, उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ कौशल सना हैं, बहुत ही टैलेंटेड, ब्रिलियंट अपकमिंग सिंगर। वेलकम टू द प्रोग्राम बेटा। थैंक यू सो मच। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई आज हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, अपने करियर्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखें, अभी इसी सेट पे अगर आप देख लें कि कौन कौन लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर गए, सिंगर हैं, एक एंकर एक्टर आपके पास सेट हैं। इस वक्त हमें एक ऐसी एंटरप्रेन्योर ने ज्वाइन किया है जिन्होंने 2018 से पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया, ख़ास तौर पे फ़ाइन वोवन बास्केट्स, फ्लैट वी रग्स वगैरह तैयार करने शुरू किए। देन उसके साथ साथ उनके कुछ स्टूडेंट्स ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी अपने अपने राइट में डिफरेंट प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। देन हमारे साथ शेफ़ तैयबा भी हैं। तो आप देखें कितने प्रोफेशंस एक ही सेट पे इस वक्त आपके सामने हैं। सो बात सिर्फ ये है कि उस तरफ जाना जो आपको अपील करता है, जो आपका पैशन है, और उसको आगे लेके चलना। जी शेफ तैयबा, जल्दी से किचन के हालात चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और हमने ब्रेड पकोड़ा जो है वो तैयार कर लिया है, और इसमें 2 वर्जन्स मैंने आपको बताए थे, तो मैंने दोनों तरह ही उसको फ्राई करके रख दिया है। ऑसम, थैंक यू सो मच शेफ तैयबा। अब मुलाकात करते हैं सैयदा तौकीर फातिमा से, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका पाकिस्तानी हैंडमेड क्राफ्ट्स या जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें उनसे रिलेटेड बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। ओके साहिबा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे साथ 2 बच्चियां भी आई हैं, ये आपकी स्टूडेंट्स हैं, कुछ इनके बारे में बताएंगी हमें? जी, ये मेरी स्टूडेंट्स भी हैं और ये मेरी फैमिली भी है। एक मेरी भाभी है और एक मेरी भतीजी है। बेसिकली जी, जब आप घर से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, या आप जिसे कहते हैं ना, जिसे हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं या एंटरप्रेन्योर कह लें या होम बिज़नेस कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स को ही अटैच करना पड़ता है ताकि आपको वो फोर्स मिले। देन फिर आप उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं टू बिज़नेस। तो सैयदा सतपत ज़हरा
जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, एंड सैयदा नवाल ज़हरा जी। जो स्टूडेंट हैं इस वक्त पढ़ रही हैं, राइट? ओके, सो मुझे ये बताइए कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर एन इंजीनियर। जी, बेसिकली हम लोग जॉइंट लाहौर से हैं, जॉइंट फैमिली में रहते थे, और मैंने वो ज़माना देखा है जब नानियाँ दादियाँ और हमारी अम्मी पुप्पो सब घर में काम करते थे। उस वक्त जॉब या इनका इतना सुनहरे नहीं होता था, लेकिन वो फ्री नहीं बैठते थे। मतलब दे यूज़ टू मेक स्टिचिंग, कढ़ाइयाँ। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ऊन लेके निटिंग करनी शुरू कर दी, स्वेटर बनाने शुरू कर दिए, रज़ाइयाँ बनानी शुरू कर दी, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें खुद ही घर पे होती थी। बिल्कुल। इवन यहाँ तक कि मैंने अपनी मेरी दादी नाले परांदे बनाती थी, वो एक स्टैंड सा होता था और उस पर वो कानों के साथ पर होके, और मैंने वो भी किया। सो मैं उस माहौल में बड़ी हुई, लेकिन और मुझे बहुत मतलब उस वक्त से ही शौक था, जैसे गार्डनिंग का, या मतलब कोई भी चीज़ से काम करने का। कोई भी चीज़ लेफ्ट ओवर पड़ी है, कोई पेपर पड़ा है, कोई कपड़ा पड़ा है। जैसे मेरी वालदा इवन अब तक माशाल्लाह वो 80+ की उनकी डेथ हुई, 4-5 साल हुए। मैंने उन्हें हमेशा देखा, उन्होंने जो फैंसी फैब्रिक कोई भी बचते थे पीसेस, उसके पाउच छोटे छोटे बना के यानी उसके बनाती थी, और वो जैसे तस्बीह डाल कोई भी घर में आता था तो उसको एज अ गिफ्ट देती थी, विच इज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर। और वो मतलब एक तो वो बिज़ी रहती थी, और दूसरा ये कि आप एक अच्छी चीज़, क्रिएटिव चीज़, तो मैं उस माहौल में बड़ी हूँ। लेकिन उस वक्त उस ज़माने में मुझे ये आइडिया नहीं था कि और मुझे शौक़ था कि नई नई चीज़ें क्रिएट करें, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतना नॉलेज, इतनी गाइडेंस नहीं थी। फिर एजुकेशन साइड पे आगे पढ़ ले गए। जब ऑब्वियसली मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंसेज में, प्लस मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अच्छा, अब देखिए ना, ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता बंदे से आप बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो हाथों से आपको चीज़ें बना रहा होगा, क्योंकि यूजुअली आप उस काम को उन लोगों से वाबस्ता करते हैं जिन्होंने कोई क्रिएटिव आर्ट्स में डिग्री की हुई है, या जिन्होंने नहीं शायद मैट्रिक के बाद अपनी तालीम को कंटिन्यू किया। आप यूजुअली एक इंजीनियर और एक ऐसा बंदा जिसने कंप्यूटर साइंस में मतलब डिग्री हासिल की, ये नहीं एक्सपेक्ट करते। तो इस तरफ कैसे आ गए? इस तरफ ऐसे है कि उस वक्त कोई गाइडेंस नहीं होती थी। डिग्रीज तो एक नहीं दो मेरे टाइम पे इतनी फीमेल्स को गाइडेंस नहीं थी कि आप, यानी वो ये होता था अच्छा घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो घर में होता है, ये तो इतनी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। आज मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, हम इसी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो पहला कदम उठाना। एज अ सिंगर ऑल्सो सबसे पहला ये प्रॉब्लम होता है कि यार अगर मैं गाना गाती हूँ, मैंने सीख भी लिया गाना, सब कुछ कर लिया, अब गाना बनाऊं कैसे, किसके पास, वो पहला कदम हमेशा प्रॉब्लमैटिक होता है। अब बात ये है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है तो हम मॉर्निंग शो पे अक्सर गेस्ट को बुलाते हैं जिन्होंने अपने काम और सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट की होती है, कि आप लोगों को गाइड करें कि पहला कदम कैसे उठाना है। वो कदम ही तो उठाया नहीं जाता। लोग सारी जिंदगी ऐसे खूबसूरत तरीन काम कर रहे होते हैं, लेकिन ना कभी सेल किया, ना कभी उसकी समझ आई, और दूसरे लोगों ने उनसे चीज़ें उठा उठा के बेचनी शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे। इसी के लिए तो यह है कि जो जैसे हमारे बच्चे हैं, फैमिली, जैसे ये मेरी भतीजी है, या और मेरे देवर के बच्चे हैं, या जो भी छोटे बच्चे जो फ्री होता है एग्जिबिशन। अच्छा, मैं चूँकि घर से काम करती हूँ ऑनलाइन, और घर से यानी हम फिर आगे निकल गए। सॉरी, इस तरफ इसका पहला कदम आपने जाना, इसका पहला क्योंकि कदम आपकी स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए है। देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि क्यों? हाँ, नेचुरली मेरे अंदर ये गॉड गिफ्टेड था चीज़ें, क्रिएटिविटी, और वो ठीक है। लोग दोपहर को सो रहे होते थे और मैं कुछ ना कुछ, यानी अगर रिजल्ट कार्ड आया तो उसकी भी कॉपी बैठ के बना रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं। ईद कार्ड वाला ज़माना, जब हम खुद कलर्स, पेंसिल, मार्कर। बेटा रिजल्ट कार्ड अच्छा है तो आप उस पर स्केचिंग कर लेते हो, जब गलत आता है तो फिर आप एक और रिजल्ट कार्ड बनाते हैं जिस पे आप दूसरे नंबर लिख के अम्मा अब्बा को दिखाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है अब जमाना ऐसा आ गया कि कंप्यूटर पे ये सब कुछ हो जाता है। हमारे ज़मानों में तो हम 6 को 9 और 9 को 6 और 8 बना रहे होते थे और चपेड़े पड़ती थी कि भाई आगे लिखा हुआ C, तो ये 89 कैसे हो गया। फिर हम सब मिलके 68 भी नहीं था। ईद के करीब हम सब कजन्स इकट्ठे होके, एक तो मेहंदी तो लगाते ही हैं, लेकिन हम ईद कार्ड बनाते थे। हमें बहुत, मतलब मेरी फैमिली, हम लोग भी बचपन में बनाते थे, तो वो बनाते थे, फिर देते थे। बर्थडे, किसी भी मौके से पहले मामा चार्ट पेपर चीजें होती थी घर पे पड़ी हुई, जो स्कूल की भी चीजें होती थी, हम बनाते थे। अब तो लोग बर्थडे कार्ड्स एक एक चीज जो है वो रेडीमेड ले लेते हैं। अब तो वो भी नहीं लेते, व्हाट्सएप पे, जस्ट व्हाट्सएप। और होम डेकोर का शौक था, पौधे तोड़ तोड़ के, फ्लावर्स जोड़ जोड़ के वो जगह जगह लगाने, कभी टेप से, मतलब वो एक चीज़ नेचुरली मेरे अंदर इनबिल्ट थी। कुछ मैं उस फैमिली में ग्रो किया जहाँ मैंने ये सब चीज़ें देखी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ आता है, और मैंने अपने लिए किया है। उस वक्त बिजनेस का नहीं था, सिर्फ अपने लिए। सूट भी 2 घंटे में सीख के सब कुछ, या गिफ्ट देना है कुछ है,
तो उस वो सब था। लेकिन जब एजुकेशन साइड पे चले गए तो फिर ऑब्वियसली जॉब और करियर और कॉर्पोरेट में काम किया, माशाल्लाह वो भी ठीक ठाक किया। लेकिन एक टाइम होता है 22 इयर्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मैंने दिए। तो देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं यार बहुत टफ टाइम हो गया, अब कुछ रिलैक्स करना चाहिए। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। इन्होंने सोचा मैं रिलैक्स करूंगी, हंसी मुझे इस बात पे आ रही है, अपना काम शुरू करना था और सोचा था मैं रिलैक्स करूंगी। नहीं आया मजा? बिल्कुल बहुत मजा आया, यकीन करें मुझे ये है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं किया। बेटा मैं उस दिन बात करूंगी सहेली जब उनका दिमाग खराब आप कर रही होंगी कि ऑर्डर नहीं खत्म हो, ऑर्डर नहीं खत्म हो, जल्दी हो जल्दी हो, वो 4 ऑर्डर पड़े हुए हैं। अपने काम में तो बेटे किसी के पास नहीं बंदा जा सकता, लेकिन उसमें आपने आप बेसिकली आप ही बॉस है, आपने आपका ऊपर कोई बंदा नहीं है जिसको आपने जाके कहना कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, आपने ही प्रॉब्लम को हल लेकिन ऑनलाइन से काफी ईज हो गया है ना, उसमें ये है कि आपको पता है क्या नहीं। जॉब में आप जो मर्जी कर लो, एट दी एंड आप किसी के लिए काम कर रहे हो। और वो जो प्रेशर, और ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ अ वेरी, उसके मुकाबले में मुझे बिजनेस बहुत आसान लगता है। सिर्फ एक चीज़ होती है कि ऑब्वियसली वहाँ आपको मंथ के एंड पे पे मिल नहीं होती है। यहाँ ये होता है कि यहाँ पे महीना खत्म नहीं होता, आप लोगों को पे दे रहे होते हैं। यहाँ पे आपको मैनेज करने पड़ते हैं, बट खैर लेकिन देखिए फिर वही बात है, अगर आपका पैशन है तो ये स्टेप पहले कैसे उठाया? स्टेप मैं बताती हूँ। जब मैंने 2017 में जॉब छोड़ी तो पहले तो मैंने यही कहा कि नहीं अब बस रिलैक्स करना है, मज़े करने हैं। लेकिन वो एक आदत होती है ना, आपको पड़ जाती है कि इतने साल आप रेगुलरली मॉर्निंग में उठ के जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और घर वाले भी कह रही हैं तो अब घर ही बैठ गई हैं और अब ये बातें भी कर रही हैं और हर बंदे की सलाह भी कर रही हैं। अब इनको घर में गंद भी नजर आ रहा है, अब कपड़े भी सही नहीं धुल रहे, ये क्या बात है? क्योंकि बात ये कि देखो, और दूसरी कि हमें उस तरह गॉसिप करनी नहीं आती। वो जो एक बिल्कुल जो घर में रहते हैं, पता है हम साया थी बीवी जी नाराज होकर छट के चली गई। हमें तो ये नहीं पता था हम साया में है कौन। होती है तो वो हैबिट नहीं। तो फिर लेकिन फिर वही बात, लेकिन फिर मौका ये मिला कि लेटेस्ट क्या हो रहा है, लाइक सोशल मीडिया या बिजनेस आजकल कैसे काम हो रहा है, इजी वेज क्या है अगर हम कुछ घर बैठ के करें। तो और दूसरा ये कि जो आर्टिस्ट होता है, जो क्रिएटिव पर्सन होता है, उसके जहन में कहीं ना कुछ क्रिएटिविटी चल रही होती है। पहले जो चीज़ें अपने घर में डेकोर, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मैंने अपने घर में सबसे पहले डेकोर की हैं, बिजनेस बाद की बात है। वही मैंने बात की ना कि सबसे पहले अपना घर किया, लोगों के लिए गिफ्ट तैयार किए, वो बट वही वाली चीज़ है ना कि 2017 में फिर जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे एक प्रोग्राम मिला वुमेन एक्स के नाम से, वर्ल्ड बैंक का, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर, जहाँ से स्टार्ट ये सब गेम स्टार्ट हुई। अब तो बहुत लोग करा रहे हैं, लेकिन वो एक प्रोग्राम था जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से 3 मंथ्स का था। क्योंकि मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, गॉड ब्लेस हर सोल, वो उन्होंने बहुत सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हैं जहाँ पे अब आप लोग जाके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करनी है तो लोन भी ले सकते हैं। टाउन में बहुत जबरदस्त हमारे फैसिलिटीज दी हैं लोगों को। 2017 में तो इस तरह की सिचुएशंस अभी नहीं क्रिएट नहीं, उस वक्त नहीं। तो वो फर्स्ट था, वहाँ से तो ये सारी गेम स्टार्ट हुई और वो बहुत प्रोफेशनल और बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ जब मैंने देखा कि 40-50 वुमेंस जो इतनी एजुकेटेड भी नहीं है, ठीक है, कोई जॉब करती थी, कोई टीचिंग करती थी, कोई किसी ने कुछ इस तरह छोटे मोटे जॉब, तो मैंने देखा कि यार इनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है, इतना उसके बावजूद ये इतने खूबसूरत काम कर रही हैं और इतनी ज़बरदस्त इनका वो है, तो वाई नॉट मी, वाई वेस्ट माई सेल्फ। तो वहाँ से मैंने फिर डिसाइड किया और जो मैंने अपनी 3 मंथ्स का था, तो दिसंबर में 2017 में जब मैंने उनको अपना प्रोजेक्ट दिया, क्योंकि एंड पे आपको देना होता है ना कि आपका बिजनेस का क्या वो सारी फिजिबिलिटी एक वो बना के देना होता है, तो वो मैंने यही दिया, बास्केट्स और कार्पेट उनको डिस्प्ले लेकिन वो किया। एक्सपैंड हुआ। आएंगी इधर मेरी जान, इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू शो सम ऑफ द थिंग्स आल्सो जिनकी हम बातें करें। अब जैसे कि आप ये देखें, जी ये सब आप खुद बनाती हैं जी, या मैं- आप भी बनाती हैं और लोगों को भी एंगेज करती हैं? मैं भी बनाती हूँ लोगों को, क्योंकि बिजनेस आपको क्योंकि पता जैसे है आप उन खवातीन हाँ, को इतनी को मिली थी जी, कि इतनी जी, वो पढ़ी लिखी जी, हैं, शायद उनसे बिजनेस सेटअप करना ना उनको समझ आ रहा हो, लेकिन काम उनका अच्छा है। हाँ, तो उसमें लेकिन फिर मैंने एक चीज़ और वहाँ देखी कि मोस्टली कपड़े, तो मैंने कहा नहीं यार कपड़े तो बहुत है, 90% फीमेल्स कपड़े कर रही हैं, आई लाइक होम डेकोर, तो मैं इन चीज़ों में आई। और फिर ट्रेडिशनल चीज़ें, ये हमारी सब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये वाली जो हमारे देखिए सदियों हमारे से घरों काम में हो रहे खाने हैं। बनते हैं, पहले तो हमेशा यही होता था कि डाइनिंग टेबल पे भी यही पड़े हैं खाना रखने के लिए, अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो आपने इनके ऊपर पॉट्स एंड पैन्स रखे। सो ये तो वहाँ से मैंने ये लिया और फिर मुझे 2 इयर्स लगे। 2018 में मैंने बिजनेस अपना नाम रखा। फिर हैंडमेड वेयर जो हमारा ट्रेडिशनल है। अब ये देखिए, ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बने हुए हैं, आई लव देम। ठीक है, इनको छोटी छोटी चीज़ों को, मोतियों को, इनको परो के जोड़ के कितनी खूबसूरत चीज़ बन गई।
अब ये जितनी भी चीज़ें हैं आप अब ये देखें, ये कैनवस है, इस पे हमने ये क्ले के जोड़ दिए पीसेस, ये सब लेफ्ट ओवर फैब्रिक के हैं। आप देखिए ना, कोई भी चीज़ आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे भी आ जाते हैं डिफरेंट सेटअप्स पे जो है। आपको माइक लगा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, तो बताइए कि आपके सेटअप में क्या क्या पे हाँ जी, हम इसको बेसिकली फ्लावर्स जो है ना क्ले से बनाते हैं और उनको फिर हम हमारे पास ये ग्लू है जिससे हम इसको स्टिक ऑन करते हैं और फिर ये हमारी इस तरह से शेप्स बनती हैं, जिस तरह एक ये बंच बना हुआ है ना। इसके अलावा हम इसके ये लीफ जिस तरह है ये हम इसके साथ ये अटैच देखें करके स्कार्फ पे ये स्कार्फ पे जिस तरह मैंने भी लगाया हुआ है ये भी क्ले से बनी हुई है। कितनी खूबसूरत है। हाँ, तो ये इस तरह से ये आप लगा सकते हैं। वैसे ब्रोच के तौर पे भी टॉप्स भी हैं ये और ये एज अ गिफ्ट बॉक्स भी है ये लवली। हाँ जी। अब ये देखिए ना, अक्सर ऐसे होते हैं, आपने फिर वो जो होता है ना कि शादी के किसी का या कोई उम्रे पे गया है तो उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, तो आपने इस तरह के बॉक्सेस तैयार करिए, स्टिकर तैयार करवा के यहाँ पे आपने स्टिकर लगवा जी दिए। बिल्कुल। ये ये ब्लू वाला दिखाना पर ये अभी रिसेंटली मैंने एक ऑर्डर दिया है, ये हाँ ये वाला। आई लव ये देखें ये क्या है, ये बेसिकली बिद बॉक्स है। उन्होंने अपने बेटे की बिद के लिए ये बॉक्सेस हमसे बनवाए हैं स्पेशली, हाँ जी। के ब्लू और वाइट में, और इसमें उन्होंने वो फिर बिद डाल के और साथ वो Cellophane नेट में। का कलरफुल सा वो ले करके कवर बांध करने के के लिए और उसको साथ किया। अपना कार्ड लगा ये के सबको पेंसिल्स हैं गिफ्ट उनकी क्ले के साथ इससे वो किया हुआ है। अब देखिए ना, अब बच्चों के आप लोग गुडी बैग्स तैयार ये करते 10 साल की बच्ची ने बनाया है, मेरी वर्कर की बेटी है, शौक किया ये उसने। 10 साल की ये बच्ची भी ने हमारी एक है नीस, उन्होंने ये बनाती हैं क्रोशिया फर्स्ट से ईयर ये में है, बनाती हैं। पढ़ रही हैं, अभी वो माशाल्लाह पढ़ रही हैं, लाइट भी है, आजकल पेपर लेकिन थे वरना उनमें भी ये खुद ही हाँ जी, ये देखिए, और ये भी हमारे पास कुछ बनाने चटाई के लिए। बनाने के लिए वो मतलब हमारे ये पास basically ये लीव्स होते चीज़ें हैं इससे ना बनते जिनसे हम बनाते हैं ये सारी चीज़ें। अब ये देखिए इतनी खूबसूरत लाइक बियर्स और बैग्स और ये चीज़ें। बेटी आपको माइक लगा हुआ है? हाँ जी, आप बताएंगे आपके सेटअप पे क्या आ जाए मैम वापस। हाँ जी, तो आप जो भी अपने काम को उसी वक्त ऑनर करना चाह रही हैं वो करके हमारे जी, viewers के बिल्कुल, साथ साथ बिल्कुल। दिखाएं। जी बेटी, आप अपना बताएंगे। मेरा नाम नवाल है। जी बेटी। मैं स्टडी अभी कर रही हूँ, बैचलर्स कर रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और दूसरा मैं बचपन से स्केचिंग और पेंटिंग वगैरह में मेरा इंटरेस्ट था काफ़ी, तो मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने हिस्सा लिया, उसमें प्राइजेस भी मिलते थे। अभी ये मैंने कुछ अपनी पेंटिंग्स बनाई हुई है, ये थीम जो है कार्टून्स वगैरह की है। यू सी, अब ये देखें, अब अक्सर लोगों को होम डेकोर की चीज़ें बड़ों की मिल जाती हैं। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं तो सिर्फ आपको जाके वो आपने कुछ प्रिंट आउट निकलवा लिया, जाके उसको प्रिंट किया, ये किया वो किया, अपनाइत नहीं रहती चीज़ के अंदर। अब जिन लोगों को ओरिजिनल चीज़ें पसंद हैं और वो, तो ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत ऑप्शन है कि इस तरह के आप ऑर्डर प्लेस करें जो आपके बच्चे के कमरे की थीम है, और आप ये प्रोफेशनली बंदा काम कर सकता है कि जी अपने बच्चे के कमरे की थीम बताएं, हम आपके लिए वॉल आर्ट तैयार करेंगे बच्चे के लिए। ये है इसकी बिफोर एजुकेशन, अब इसने अभी एडमिशन लिया है, ये उससे पहले खुद से ये चीज़ें बनाई हैं। अब जो है वो स्केचेस और वो सब चीज़ें वो टोटली डिफरेंट, यानी अब एक रिफाइंड फॉर्म निकल रही है। इसी को हमने डायरेक्शन दी कि भाई आप उस लाइन में जाओ जो हमें नहीं मिली उस टाइम पे, तो हमने अपने बच्चों को ये गाइडेंस दी कि आपको जो शौक है आप उस टाइप पे जाओ। मगर इस काम में स्कोप कितना है? देखिए, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट का अगर एग्जांपल लें, हर बंदा कहता है रेस्टोरेंट खोल लें, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनलेस आपके पास एक तो अगले एक पूरे साल के फंड्स अवेलेबल नहीं है जी सेटअप के बाद कि एक साल रेस्टोरेंट जो है वो आपके ही खर्चे पे चल जाए। दूसरी बात, मार्केटिंग का बजट, ये वो इतना महंगा नुस्खा हो जाता है कि बड़े कम लोग अफोर्ड करते हैं और फिर 9 में से 10 रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। मैं जी 2018 से बिज़नेस कर रही हूँ, ठीक है, और 2019 में मैंने स्टार्ट ज़ीरो से किया, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। मैंने आपसे जैसे बताया कि मैं एक्सपीरियंस बंदी थी, आप पैसा लगा के तो बिज़नेस कर लेते हो, लेकिन मेरा फोकस 2-3 चीज़ों पे था। एक तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस शुरू करना है, इजी वे में सोशल मीडिया ऑनलाइन शुरू करना है। तीसरा वुमेन के साथ करना है ताकि उनको एम्पावर किया जाए। खाली बात करना आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको वो रास्ता दिया जाए, वो वेज दिया जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो मेरा सारा बिजनेस जो है वो सब वुमेन्स है। बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनसे बिजनेस चलाई नहीं जाती। हर बंदा बिजनेस माइंडेड नहीं होता। अब एक बंदे पे टैलेंट है और वो काम करना भी चाह रहा है लेकिन उसे बिजनेस नहीं चलाना आ रहा या वो चलाना नहीं चाहता, तो ऐसे लोगों के लिए भी तो मौके होने चाहिए ना कि वो हैंडमेड, क्योंकि अब हैंडमेड का तो आपको पता है एक तरह से ज़माना नहीं रहा। हर चीज़ जो है वो सस्ते में आपको मिल जाती है, मतलब चाइना की या व्हाटएवर। यही पसंद करते हैं अभी भी। हाँ, कुछ लोग अभी भी पसंद करते हैं ये चीज़ें।
नहीं वो तो है, बट मेरा पॉइंट ये मोस्टली वो कि ज़्यादातर लोग अब सस्ते और उस पे चले गए हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़ा हाई क्वालिटी, और जैसे अब ये जो दरी है जिसको हम किल्म कहते हैं, जी ये हाथ से बनती है, राइट? जी, बिल्कुल। हैंड से नॉट होती है। इसकी अपनी एक लुक एंड फील है। आप जितना भी पॉलिएस्टर का सिंथेटिक फ्लफी सा कालीन ले लें, उसकी और उसकी लुक वो नहीं आएगी। तो किस किस किस्म के प्रोडक्ट्स बना रही हैं? रेंज क्या है? रेंज जी रेंज मेरी आप कह लें कि 100 रुपये से लेके 1.5 लाख तक। नहीं चीज़ें बेसिक 3 है हमारी कैटेगरी और चुनमुनी और पिन्नों से लेके जी 3 कैटेगरी हैं। जैसे कारपेट स्टार्ट मैंने कारपेट से किया था, उस पे बात करते हैं। कारपेट पे इस तरह स्टार्ट किया था कि मुझे ख़ुद पसंद है और हमारे जो मार्केट में मिलते हैं, एक तो ये कि वो फेडेड कलर्स होते हैं, उनमें वो शाइन नहीं मिलते हैं, सब बहुत मिलते हैं पठानों के, अफगानी, बेशुमार, लेकिन अगर आप वार करें तो उसमें वो शाइन नहीं है। मुझे पसंद है ज़्यादा कलर्स, मैं ज़रा अफ्रीकन से टर्किश से इंस्पायर्ड हूँ। I love colors. That's why I love films. वरना लोग कहते हैं नहीं रंग बिरंगे टूटी फूटी, नहीं, पूरे कमरे में रौनक आ जाती है। मतलब जैसे आजकल आप मॉडर्न देखें तो सबने बीच कलर या लाइट कलर वाइट में पूरा सोफे भी, वॉल्स भी, हर चीज़ वो लाइट की होती है। अब अगर उसमें आप ये किल्म बिछा दें, ये किल्म ज़मीन पे प्लीज व्यूअर्स को दिखाएं, तो वो उस कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है। मतलब फेडेड कलर में और उसमें करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। अब ये देखेंगे जो ज़मीन पे आप स्क्वायर सा देख रहे हैं, ये किल्म है। अब ये डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट शेप, ये देखें, ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं जिसके ऊपर सामान पड़ा हुआ है, ये जो नीचे है ब्यूटीफुल ब्राइट कलर, ये आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाता है, अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं। फिर इसमें हमने ये किया कि जैसे आपको पता है फीमेल्स का दिमाग ज़रा और तरह चलता है मेल्स के उसमें, जो शॉप्स हैं उन पे आपको वो स्मॉल पीसेस नहीं मिलते थे, लाइक टेबल रनर्स, स्मॉल यानी स्क्वायर पीस, बड़ा नहीं रखना तो छोटा स्क्वायर पीस एक आ जाए कॉर्नर्स के लिए, या थ्रो पिलो टाइप सोफे के बैक पे, तो हमने वो स्मॉल साइजेस निकाले। वंडरफुल। अभी जैसे ये साइज़ देखें, ये भी बड़ा रेयर है, ये स्क्वायर पीस है, नहीं तो होता है रेक्टेंगुलर पीस होता है, बिल्कुल, या रनर टाइप लंबा पीस होता है। और ये आप इन हाउस बनवाती जी हैं? ये सब। अच्छा, वक्त कम, मुकाबला सख्त, हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देंगी आप? जी मैं यही कहूँगी कि कोई काम भी बुरा नहीं है, ठीक है, और जो आपका पैशन है, आप समझते हैं घर में, आप उसे घर की मुर्गी वाला हिसाब समझते हैं, आप उसको बिज़नेस के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। इदारे भी बहुत हैं, जैसे चेंबर्स हैं, फेडरेशंस हैं जो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आप जब तक खुद विलिंग नहीं होंगे तो, और ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, और ख़ास तौर पे फीमेल्स को, कभी आप मस्त कुक हैं, आपको कोई हली मच्छी बनानी आती है, आप उसका बिज़नेस शुरू कर लें, आप नेबर से शुरू कर लें, आप ऑफ़र करें, 5-10 प्लेट्स बनाएं और सबको भेजें एज अ सैम्पल, टेस्ट कराएं, अच्छा होगा तो आप उनको कहें जी आप मेरे से लेना शुरू कर दें। शुरू में आप प्रॉफिट पे मत जाएं, आप ये देखें कि 5-10 मिनट आपने लिए और चलो जी आप 5-10 रुपये रखें और सेल कर दें, एंड आगे अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए व्यूअर्स, हम लोग हमेशा लोगों की बात करते थे, अब हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं, फ्रॉम अ यंग स्टूडेंट टू मतलब लिटरेरी भाभी टू मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर की खातून जिन्होंने सोचा कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेके चलना है और थोड़ा सा मुझे ब्रीदर चाहिए। सो द पॉइंट इज़, ये वो लोग हैं, ये आप लोगों के जैसे नॉर्मल रेगुलर मेरी तरह के नॉर्मल लोग हैं, लेकिन उन्होंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा जिससे वो फिर बड़े कामयाब हुए।